आज रहेगा एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे, वक्त है पिक ऑफ द डे का। वागले साहब सुप्रभात, करिए शुरुआत। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मुझे बेचना है, हालांकि एसजीएक्स ऊपर है और मुझे लगता है बाउंस बैक होगा, लेकिन स्टॉक जो मुझे बेचना है वो है टाटा केमिकल, जिसका कल का पैटर्न बहुत ही वीक हो चुका है। ऊपर में चांस मिलेगा बेचने को, 709 का बंद है, मेरा 720 का स्टॉप लॉस है और मेरा टारगेट 680 का है। मुझे लगता है 1 से 2 दिन, मे बी 3 दिनों में ये टारगेट आना चाहिए। ओके, 709 का लेवल है जहां क्लोज हुआ है, 720 का स्टॉक लॉस शॉर्ट करने के लिए टाटा केमिकल में। नतीजों के बाद कल स्टॉक था टॉप लूजर। बंसल जी आप क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग। सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी मैं नोटा का उपयोग करूंगा, तो मेरा नोटा है अनिल जी, कोई पिक नहीं है। क्यों 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 ऐसा क्यों? देखिए अनिल जी, अभी मार्केट वीक है, सिंगापुर निफ्टी से ऊपर के संकेत हैं, तो मार्केट खुलने के बाद ही कुछ डिसाइड करेंंगे। एज ऑफ नाउ थोड़ा सा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए साइड में बैठेंगे। कुछ भी डिफेंसिव भी नहीं लग रहा है कि जो मार्केट खुलने से पहले दिया जाए। आज का मार्केट मुझे अब इंट्राडे का फोकस है, इसलिए नोटा का प्रयोग कर रहा हूं। ले लो, पहले ले लो, मार्केट खुलने के पहले जो ले सकते हो। सेंचुरी मारेगा निफ्टी, सीधा ध्यान रखना। अभी 9 सवा 9 बजे देखो बंसल जी क्या होता है। ढूंढो ढूंढो कैश के स्टॉक्स फटाफट, वो क्या बोलते हैं आप, कौन सा वो रन करते हो पता नहीं, जो भी आपके पैरामीटर। तब तक आइए अमृतसर से लेते हैं एक बेहतरीन पिक फंडामेंटली। अमृतसर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग। मेरा पिक फॉर द डे है एक्साइड। ये एक ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल बैटरी मैन्युफैक्चरर है और इस मार्केट में केवल 2 बड़े प्लेयर्स हैं, एक्साइड और अमरा राजा बैटरीज, और दोनों का करीब 65% का टोटल मार्केट शेयर है, दोनों का मिला के, एंड इट्स मोर लेस इक्वल। पर इस पे जो ट्रिगर होने वाला है, द क्लोजर नोटिस जो रिसेंटली आया है अगेंस्ट अमरा राजा बैटरीज फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसी कारण इनके जो 2 मेजर फैक्ट्रीज है वही बंद हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच शायद एक्साइड का जो मार्केट शेयर है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स काफी बढ़ सकता है, क्योंकि ये इश्यू चलने वाला है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, क्योंकि ये ज्यादा पॉलिटिकल इश्यू है देन एक्चुअल पोल्यूशन कंट्रोल इश्यू। तो मुझे लगता है कि एक्साइड कैन एक्चुअली जंप अप आई मीन इमीडिएटली एज वेल एज फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो मेरा जो शॉर्ट टर्म टारगेट है इसमें 192 का है, तो मीडियम टर्म टारगेट 230 का है, एंड इवन आई मीन फंडामेंटली लुकिंग एट इट, जो FY23 का जो एक्सपेक्टेशन है EPS का इज अबाउट 11.5, तो उससे मेरा करीब 230 का जो टारगेट है वो बनता है। ओके, 192 और 230 ये 2 टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट 192, लॉन्ग टर्म टारगेट 230। एक्साइड इंडस्ट्रीज में करें खरीदारी, ये आपके लिए रहा है। और बंसल जी साथ साथ में आपको एक हिंट और दे दूं, अगर आप कुछ ढूंढना ही चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जरा एक बार स्कैन कर लीजिए सरकारी बैंकों के शेयरों को। 10 बजे तक तो देखो, इसमें आग लगेगी एकदम जबरदस्त। 2 दिनों से जो है ना, ऐसे ही थोड़ी संकेत आ रहे हैं चार्ट्स पे। जी बंसल जी बोलिए, फिर मैं शुभम जी से लेता हूं उनकी पिक। अनिल जी मैंने स्कैनर करा है अनिल जी। अब आपने बोला कि निफ्टी सेंचुरी मारेगा, तो मैंने भी एक PSU स्टॉक निकाला है। PSU बैंक नहीं है, आप पहले बोलते तो बैंकों पे स्कैन करता था, बट PSU स्टॉक है, और स्टॉक है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन पर खरीदारी की राय है। ये मेरा पिक ऑफ द डे 365, 365 का स्टॉप लॉस है और 390 का टारगेट है, तो पिक ऑफ द डे निकाला है। और अनिल जी प्रेशर में निकाला है, आपने बोला सेंचुरी मारेगा, तो दिन भर मतलब कि लोग पीछे पड़े रहे, तो पिक ऑफ द डे तो बढ़िया निकाला है। स्कैनर से कैश मार्केट का स्टॉक है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। प्रभु मैं तो जामवंत हूं, आप हनुमान हो, मुझे तो खाली आपको आपकी शक्तियों का एहसास कराना होता है। देखिए मैंने एहसास कराया, आपको पता चल गया, और अभी मैं थोड़ा एहसास कर रहा हूं, थोड़ी देर में एक PSU बैंक भी आ जाएगा बंसल जी की तरफ से, देख लेना, ये गारंटी है। आइए तब तक एक बार शुभम जी हमारे साथ है, शुभम जी से पूछ लेते उनका पिक ऑफ द डे। शुभम जी बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। तो जिस तरह से पिछले 2-3 दिन से निफ्टी बैंक निफ्टी में मार्जिनल शॉर्ट्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा डिफेंसिव बेट यहाँ पे हमें लेना सेफर रहेगा। तो HUL के साथ आज मैं जाऊंगा, और हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो कल का जो प्राइस पॉइंट था वहां पे एक ब्रेकआउट के वर्ज पे स्टॉक क्लोज हुआ है, और मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन अब काफी मेच्योर हो चुका है और हमें यहाँ से एक रैली आता हुआ दिखना चाहिए।
तो एक कॉल ऑप्शन हम यहाँ पे खरीद सकते हैं। 2440 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 49 पे क्लोज हुआ था, इसको खरीदें। 72 तक का यहाँ पे लक्ष्य होगा और 35 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो HUL आज मेरा टॉपिक होगा। ओके, HUL का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है इस वक्त शुभम जी की तरफ से। आइए 2407 पर बंद हुआ है, 2440 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। हिमांशु जी बताएं सर, आपका शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग टू द एंटायर पैनल। अनिल जी, कैश सेगमेंट से स्टॉक है, पिक ऑफ द डे स्टॉक है GE शिपिंग। अनिल जी, बहुत ही स्ट्रांग नोट पर स्टॉक बंद हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से एक अच्छा स्ट्रांग मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। बहुत ही स्ट्रांग डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स नजर आए हैं और इंपॉर्टेंटली अनिल जी, कल के सेशन में स्टॉक ने 3 साल का जो अपना एक बड़ा रेजिस्टेंस सप्लाई जोन था उसको पार किया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से ना केवल आज के लिए बल्कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी तेजी दिखाएगा आने वाले दिनों में। आज के लिए मुझे लगता है GE शिपिंग में यहाँ पर खरीदारी करके चले। 346 रुपए का क्लोज है। मुझे लगता है 365-375 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आज के सेशन में ही देखने को मिल सकते हैं। 338 रुपए का एक स्टॉप लॉस अनिल जी GE शिपिंग में लगाया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए पिक ऑफ द डे हिमांशु जी की तरफ से GE शिपिंग। आइए अब वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। नतीजों के लिए आज से बड़ा एक्शन वाला दिन है और कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं 3 नतीजे वायदा कारोबार की कंपनियों के, अदानी पोर्ट्स, L&T इन्फोटेक और RBL। पहले इनके बारे में बताएं कैसे हैं ये रिजल्ट्स। गुड मॉर्निंग सर। कोई भी तोड़फोड़ नंबर्स नहीं है तीनों में से। अडानी पोर्ट्स मेरे हिसाब से वीक नंबर्स थे। 10 से 15% एबिटा बिलो एक्सपेक्टेशन था। लोग सोच रहे थे कि मैनेजमेंट का गाइडेंस जो FY22 का है 325-327 होगा, बट मार्केट कंपनी ने 310-320 के हिसाब से गाइडेंस दिया, तो गाइडेंस भी म्यूटेड है। तो कोई फायरवर्क्स नहीं थे सर। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वर बुलिश, एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग फ्रॉम द कंपनी और स्टॉक तो आपको मालूम है स्ट्रांग रहा है। 30-35% ऑलरेडी 3 महीने में भाग चुका है। सो नो फायरवर्क्स। आई थिंक इट वाज नंबर्स वर वीक एंड द गाइडेंस वाज म्यूटेड। L&T इन्फोटेक उतना खराब नंबर नहीं आया सर जितना LTTS आया था फॉर श्योर, बट आई थिंक इट वाज इन लाइन। सर ग्रॉस मार्जिन्स कम हुए हैं बट एबिट मार्जिन्स बढ़े हैं इस कंपनी के, और एबिट मार्जिन्स इसलिए बढ़े हैं बिकॉज इन्होंने जो सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं उसमें 160 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है। सो यू आर सीइंग कि ग्रॉस मार्जिन्स नीचे आ रहे हैं, और ग्रॉस मार्जिन्स टेक्नोलॉजी कंपनीज में नीचे आना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन सर अराउंड 30 टाइम पे ट्रेड करता है। यू नो मोस्ट ऑफ अदर कंपनीज, HCL टेक आई थिंक इज वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक इन IT पैक। 18-19 टाइम पे ट्रेड करता है और ये 30 टाइम पे ट्रेड करता है सर। बट टेक्नोलॉजी के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा। आई थिंक इस बार सिर्फ विप्रो ही था जिसने कुछ अच्छा काम किया, अदरवाइज 4 आउट ऑफ 5 टेक्नोलॉजी कंपनीज दे हैव मिस्ड रेवेन्यू गाइडेंस, एबिट मार्जिन्स लोअर हुए हैं। तो इस बार टेक्नोलॉजी कंपनी से, लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनी से, इफ आई कैन से दैट, लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनी से नंबर्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, और जहां पे उम्मीद है थोड़े से अच्छे आते हैं वो सस्ते स्टॉक्स नहीं है। RBL बैंक सर, ये टू बी ऑनेस्ट सर, जब मैं नंबर्स SBI कार्ड्स के देखता हूं और जब मैं RBL बैंक के नंबर्स देखता हूं तो SBI कार्ड कुछ और बोल रहा होता है, RBL बैंक कुछ और बोल रहा होता है। सो इसमें क्या है सर, इसके कवरेज जो है अगर आप देखेंगे प्राइवेट बैंक्स में वो कम हुई जा रही है बार बार, बट इनका बहुत बड़ा अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है। सो अगर किसी भी आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि उनका कवरेज रेशियो कितना है। इसका कवरेज रेशियो 44% से 38% गया। इट्स नॉट अ गुड थिंग सर। मगर SBI अगर उनकी बात करें तो दे आर मोर देन 70, 80, इवन 90% सम ऑफ द बैंक्स। सो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर में इतना कम लोअर कवरेज रेशियो अच्छी चीज नहीं है। स्लिपेजेस उतने ही थे, बड़े नहीं है बट कम भी नहीं हुए। सो वो है, मैनेजमेंट का गाइडेंस थोड़ा सा म्यूटेड था सर। उन्होंने बोला कि यहाँ पे आउटलुक अनसर्टन है, तो ग्रोथ किस तरीके से होगा मालूम नहीं है। तो मेरे लिए मैं थोड़ा सा दूर रहूंगा इस स्टॉक से। अदरवाइज एज ए सेट कोई भी तोड़फोड़ नंबर्स नहीं है। ऑन अ वीकर साइड और म्यूटेड साइड आई थिंक अडानी पहुंचूंगा। ओके, तो ये 3 दिग्गजों के नतीजे, लेकिन 3 बेहतरीन इंटरेस्टिंग मिड कैप स्टॉक्स हैं जिनके भी रिजल्ट्स आए हैं, और अच्छी बात है कि आज ये रिजल्ट्स ज्यादातर अच्छी साइड पर आए। IIFL सिक्योरिटीज, ग्रीव्स कॉटन और साथ ही एक DCM श्रीराम लिमिटेड, इनके रिजल्ट्स पर अपनी राय दीजिए। सर तो DCM के बारे में ना सर मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप उसकी बुक्स देखेंगे लास्ट 10-15 साल से भी आपको लगेगा वो FMCG कंपनी है, ये कमोडिटी कंपनी नहीं है। तो DCM के नंबर्स इतने स्टेबल, स्टेडी, स्ट्रांग आते हैं कि
पूछिए मत सर। इस बार भी नंबर्स आई थिंक दे वर वेरी स्टेडी। उनका कैपेक्स बहुत बड़ा चल रहा है, 1500 करोड़ कैपेक्स चल रहा है जो इन लाइन है। प्रॉफिट 11% ऊपर, सेल्स 14% ऊपर, एबिटा 5% ऊपर, बहुत अच्छा है सर। सेगमेंट्स का नंबर देखना जरूरी है। तो इसमें कॉस्टिक बहुत अच्छा कर रहे हैं, कॉस्टिक के प्राइसेस अभी ऑल टाइम हाई पे है सर। सो सम ऑफ द कंपनी जैसे डीसीएम हुआ या आंध्रा शुगर हुआ जिसमें कॉस्टिक का बहुत ज्यादा है, तो उनका रिफ्लेक्शन आपको नंबर्स में आगे आएगा। शुगर में बहुत बड़ा काम हो रहा है सर। शुगर के नंबर्स जो आए हैं क्वार्टर बहुत बहुत तगड़े नंबर्स आए हैं। डोमेस्टिक सेल्स वॉल्यूम, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नंबर हो रहा था। एक्सपोर्ट वॉल्यूम इस बार 10.8 लाख क्वांटल्स वर्सेस 4.6 लाख क्वांटल्स, तो 51% ग्रोथ आया, डिस्ट्रीब्यूट में भी आया। इसमें एक सबसे बड़ा चीज जो मुझे अच्छा लगा सर डीसीएम में, कि इसका जो डेट है, नेट डेट है, वो 1600 करोड़ से कम हो गया, 180 करोड़ हो गया। और कैश फ्लो तो पूछिए मत सर इस कंपनी के। सो आज 4 बजे कॉन है, बट मेरे हिसाब से स्टेडी एंड स्ट्रॉन्ग नंबर्स फ्रॉम डीसीएम। आईएफएल सिक्योरिटीज नंबर्स अच्छे थे सर। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईसीसी सिक्योरिटीज, उन सबके नंबर्स अच्छे आए और आईएफएल सिक्योरिटीज ने भी अच्छा काम किया। एवरेज डेली टर्नओवर इनका जो ब्रोकिंग बिजनेस था वो 108% वाई ऊपर गया और 34% क्वार्टर गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको चेक करना पड़ेगा। आज एंजल ब्रोकिंग के नंबर्स है, स्टॉक ऑलरेडी 20% ऊपर था कल से, तो देखते क्या होता है। ग्रीव्स कॉटन सर मैं बोलूंगा नंबर बहुत अच्छे नहीं आए हैं, और या हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है, बिकॉज हम लोग इस कंपनी को कवर करते हैं। ईयर आप देखेंगे तो नंबर बहुत अच्छे दिखेंगे आपको किसी भी तरीके से, बट आई थिंक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 55 करोड़ के आसपास एबिटा करेगा। इस बार 42 करोड़ का एबिटा दिया। द थिंग इज सर कि ये कंपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, ऑपेक्स कर रही है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी बिजनेस। सो उसको चुनना आज 10 बजे मैनेजमेंट को जरूरी होगा। तो नंबर्स बहुत तोड़फोड़ नहीं है, अच्छे नंबर्स हैं, बट उतने अच्छे नहीं है जितने हम लोगों ने एज ए पर्सनल एनालिस्ट हमने इस तरीके से सोचा था। इंजीनियरिंग सेगमेंट में एक इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी जो है उनका जो सेगमेंट है क्वार्टर बहुत अच्छा कर रहा है। 69 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया, बट आई विल वांट टू सी कि एबिट जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो आगे जाके। ये था सर। एक नंबर अगर आप मुझे बोलो तो आई जस्ट वांट टू टॉक ऑन वन नंबर व्हिच वाज वेरी बैड एज पर मी और बिग मिस एज पर मी। बताइए कौन सा है सर? मैं हमेशा बोलता हूं कि आई डोंट नो व्हाई कि हम एमएनसीज को इतना वैल्यूएशन क्यों देते हैं। ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन के नंबर सर, अगर आप नंबर्स देखें तो किसी भी तरीके से कहीं से भी वो अच्छे नहीं थे। सेल्स 750 करोड़ का कंपेयर टू 1000 करोड़ क्वार्टर, एबिटा 129 करोड़ का सर, विच हैज फॉलन फ्रॉम अ लेवल ऑफ 342 करोड़ क्वार्टर। मार्जिन 17% कंपेयर टू 34% क्वार्टर और 19% इवन वाई। सो इवन वाई नंबर्स नीचे गए और क्वार्टर तो 34% मार्जिन से 16-17% मार्जिन है। प्रॉफिट 100 करोड़ का रह गया सर कंपेयर टू 250 करोड़ जो क्वार्टर किया था और 90 करोड़ वाई किया था। अभी भी ये सर अराउंड 67-70 टाइम्स पे ट्रेड करता है, तो कहीं से भी किसी भी तरीके से सस्ता स्टॉक नहीं है सर ये। अब इमेजिन कीजिए सर, सम ऑफ द फार्मा कंपनीज लाइक सन फार्मा 20-21 टाइम पे ट्रेड करता है, बट पीएनजी हाइजीन 60-70 टाइम्स पे ट्रेड करता है। और अगर आप 10 साल का नंबर भी देखेंगे सर, मैं बोलता कि चलो ठीक है 10 साल का नंबर भी देखें तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी में लास्ट 10 साल में 9% हुई है, 5 साल में 4% हुई है और 3 साल में कुछ भी नहीं हुई है। सो इट्स नॉट ओनली क्वार्टर, बट आई एम सरप्राइज कि इंडिया में बैठे वी आर सो मच ऑब्सेस्ड विद एमएनसीज, आई डोंट नो व्हाई। वरिंदर, शॉर्ट में जल्दी से एक और स्टॉक पर आपसे राय लूंगा जो मेरे ख्याल से इस मंडे को आपने या पिछले मंडे को वो आईएसजीसी जो रिकमेंड किया था वरिंदर रिसर्च स्टॉक में, आज इस स्टॉक की एनएससी पर लिस्टिंग भी हो रही है। आप कह भी रहते कि पता नहीं इतना बढ़िया स्टॉक है और सब कुछ बढ़िया है, ये बीएससी पर ही क्यों है, दूसरे एक्सचेंज पर क्यों नहीं। इस पर भी आज लिस्टिंग हो रही है एनएससी पर। आज से एनएससी पर आईएसजीसी ये ट्रेड करना शुरू करेगा। इस पर भी अपनी आप एनालिसिस दीजिए। सर डिस्क्लेमर पहले, मैं बहुत बायस्ड हूं इस कंपनी में और कैपिटल गुड सेगमेंट में। मैं वही बोल रहा हूं सर, आप मुझे कंपनीज ढूंढ के दिखा दीजिए जहां पे प्रमोटर ने जब से लिस्टिंग हुई है तब से डायल्यूशन नहीं किया। आई थिंक 15 साल से डिविडेंड दे रहा है वो, कभी कुछ इशू नहीं है। नेट कैश है इस कंपनी के ऊपर, कोई डेट नहीं है इस कंपनी के ऊपर। जितना बड़ा इस कंपनी ने बनाया, टेक्नोलॉजी वाइज बनाया, दुनिया की कोई भी कंपनी बोल दीजिए आप, उसके साथ इनका टाई अप है। आपको कोई भी काम इंडिया में कराना है विच इज रिलेटेड टू एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री, वो ये करती है। शुगर, इथेनॉल प्लांट्स बनाती है। 10-12 टाइम की अर्निंग्स पे अगर आपको ये कंपनी मिल रही है सर, आई एम सरप्राइज कि हाँ भी इसको कोई क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं लेता। पर आज का नंबर्स आपको पता है कि किस तरीके से हम लोग बात करते हैं सर।
इज जस्ट एस्टॉनिशिंग फॉर मी. सो 10-12 टाइम पे ये कंपनी फॉर मी और फॉर ओमकारा एज दे हैव एडवाइज्ड देयर क्लाइंट्स, इट्स अ वेरी वेरी गुड कंपनी टू बाय एंड सिट ऑन दिस कंपनी. और एनएसई में लिस्टिंग का फायदा यही होगा सर कि यहाँ पे बहुत वॉल्यूम जो होता है ना, जो फंड्स होते हैं, बड़े फंड्स होते हैं, अब देखना चालू कर जाएंगे बिकॉज वॉल्यूम होना चालू हो जाएगा. अदरवाइज आई थिंक इस स्टॉक में 5-10 हजार का मुश्किल से वॉल्यूम बीएसई में होता था. सो दैट वाज अ कांस्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ बिग फंड. तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट नाउ इट विल गिव अपॉर्चुनिटी फॉर अ लार्जर फंड्स टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपनी. भाई कहीं से भी कोई नेगेटिव चीज जो है मेरे ख्याल में कोई दिख नहीं पाती है. एक दो और चीजें हैं जो मैं वेट कर रहा हूं मैंने शुरू करने के लिए, होपफुली वो भी जल्दी हो जाएंगी. बट बैलेंस शीट वाइज, नंबर वाइज सर, दिस इज अ ग्रेट कंपनी. ओके, तो एक बेहतरीन कंपनी आज एनएससी में अपनी पारी की शुरुआत करने जा रही है, तो जाहिर सी बात है लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ेगी, फंड्स का एक्शन ज्यादा होगा. देखते हैं स्टॉक में कल भी एक्शन आता हुआ दिखा 4% की मजबूती के साथ. शुक्रिया वरिंदर सारी डिटेल्स देने के लिए. लेकिन आइए अब फोकस करते हैं आज की सबसे बड़ी इवेंट पर जिसने बाजार का मूड माहौल बदल कर रख दिया है. एसजीएक्स निफ्टी सेंचुरी मारने के मूड में. गवर्नर साहब करेंगे 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ ऐलान कर सकते हैं? आरबीआई पर गहरी और पैनी नजर रखने वाली हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, जो बता रही हैं कि क्या कुछ आज हो सकता है आरबीआई गवर्नर की मीडिया कॉन्फ्रेंस में. स्वाति बताइए किस तरह के संकेत हैं? बिल्कुल, संकेत साफ है. संकेत है एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बड़े ऐलान यहां आरबीआई गवर्नर करते हुए दिख सकते हैं. आपने सही कहा, जैसा आप जानते हैं कि आरबीआई गवर्नर माने जाते हैं जबरदस्त बैक टू बैक मैराथन मीटिंग्स के लिए, और ये सिलसिला पिछले 2-3 हफ्तों से तेजी से चल रहा था, जहां उन्होंने पॉकेट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मीटिंग की और ये कोशिश की कि कैसे ये जो कोरोना की सेकेंड वेव आई है उसका इम्पैक्ट बिजनेसेस पे कम से कम पड़े. और इसी के चलते अब डिसीजन आज 10 बजे आरबीआई गवर्नर सुनाएंगे कि क्या फाइनल कॉल लिया है आरबीआई ने फीडबैक लेके सभी इंस्टीट्यूशन से. सो फ्लेक्सिबल रीस्ट्रक्चरिंग 1 से 2 साल तक मंजूरी यहां मिलने की संभावना है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बिजनेसेस सिवियरली इंपैक्ट हुए हैं कोरोना की सेकेंड वेव से, और जो पार्शियल लॉकडाउन चल रहे हैं स्टेट वाइज वहां से भी दिक्कतें आ रही हैं. रीपेमेंट और मॉरिटोरियम की शर्तें आसान यहां होने की जा रही है, क्योंकि इस पर गवर्नर ने खास करके फीडबैक लिया है और ये समझा जा रहा है कि 2 करोड़ से नीचे कर्जदार यानी कि छोटे बोरोअर्स के लिए यहाँ ज्यादा फोकस होगा. लिक्विडिटी मेंटेन हो, इस पर फोकस करने की बात की है. ग्रास रूट लेवल तक क्रेडिट कम ना हो, इस पर भी आरबीआई ने इंश्योर किया है कि सब प्रोविजंस किए जाएं जिससे कहीं दिक्कत पैसे की नहीं आए, कोई भी कंपनी दिक्कत में ना आए. छोटे बोरोअर्स पर्टिकुलरली बिजनेस स्टेबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट, इस पर गवर्नर ने स्पेसिफिक बातें कही हैं इन कंपनीज के साथ जब मीटिंग हुई. इस पर भी आप उम्मीद कर सकते हैं कुछ बात होगी. और क्रेडिट फ्लो बैलेंस शीट बरकरार रखें, स्ट्रॉन्ग मेंटेन करें, इस पर सरकार कोशिश कर रही है किस तरह कंपनी बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्शंस दे जिससे इकोनॉमी सुधर के और आगे एक स्मूथ वे में चले. तो कई चीजें हैं जिन पर बातचीत होगी, मुद्दे बहुत हैं. बट हाँ, कोरोना वेव के चलते जो बिजनेसेस पर इम्पैक्ट है उसको कैसे मिनिमाइज, उसका जो इम्पैक्ट है बोरोअर्स पर वो हो, ये बड़ा अनाउंसमेंट हम उम्मीद कर सकते हैं. यानी कि अनशेड्यूल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 1-on-1 नहीं है. ये आएंगे, गवर्नर साहब एड्रेस करेंगे और चले जाएंगे. कोई Q&A नहीं होगा सर इसमें. बिल्कुल, तो ये है आरबीआई गवर्नर के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ी बातें जो आपके सामने आ सकती है. इसकी एक कोशिश हमने की आपके सामने लाने की, क्या कुछ हो सकता है. लेकिन आइए बढ़ते आगे, और राजेश पालिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी लेते हैं उनका पिक ऑफ द डे. राजेश जी बताएं आपका स्टॉक आज के लिए. गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन. अनिल जी, आज का जो स्टॉक है वो इंश्योरेंस सेक्टर से है और उसमें एसबीआई लाइफ बाय करने की सलाह देंगे. कल फ्यूचर क्लोज हुए करीब 986-987 के आसपास. ये स्टॉक में जिस तरीके से कल के सेशन में लोअर साइड से रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक डे हाई के आसपास ऑलमोस्ट क्लोज होते हुए दिखा. स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो डेली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और उसका ब्रेकआउट भी देखने को मिला है कल के सेशन में. तो हमें लगता है इसमें 1020 से 1030 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए. करंट लेवल से 970 के आसपास का स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे और एसबीआई लाइफ को बाय करने की सलाह देंगे. ओके, एसबीआई लाइफ में करें खरीदारी. नतीजों के बाद से स्टॉक है एकदम मजबूत है एकदम. एसजीएक्स निफ्टी सेंचुरी मारेगा, पक्के से मारेगा. आइए करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ.
एक्शन में है भरपूर एसजीएक्स निफ्टी, 80 अंकों की शानदार मजबूती इस वक्त दिखेगी आपको, और इतनी ही मजबूती डाउ फ्यूचर्स में। डाउ फ्यूचर्स और एसजीएक्स निफ्टी दोनों रेस लगाते हुए कौन आगे निकले, दोनों एक साथ साथ दौड़े, ज्यादा दौड़े, यही हमारी शुभकामनाएं दोनों के लिए। आइए करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। हाँ नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी, और जैसा अनिल जी ने कहा, डाउ फ्यूचर्स और एसजीएक्स निफ्टी दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार हालांकि इस समय आपको मामूली बढ़त दिखेगी, बस ध्यान रखिए आधे % से ज्यादा की गिरावट के साथ खुले थे, तो वहां पर भी अच्छी रिकवरी आती हुई। चीन और जापान आज भी बंद हैं, जो पिछले 3 दिनों से हम एक्शन वहां पर नहीं देख रहे हैं, वो आज भी वैसा ही रहेगा। नैस्डैक फ्यूचर्स कल 2% की गिरावट के बाद यहां पर भी आप रिकवरी के आसार देख रहे हैं। तो सर, ग्लोबल मार्केट्स, एशियन मार्केट्स, एसजीएक्स, यहां पर तो रिकवरी के संकेत हैं। हमारे बाजार कैसे खुलेंगे, एंड मोर इंपॉर्टेंटली आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पर फोकस है। शानदार खुलेंगे डीप, और कम से कम 10 बजे तक तो निश्चिंत रहें कि आज मजबूती रहेगी। उसके बाद देखते हैं गवर्नर साहब क्या कहते हैं, क्या करते हैं, और उस पर बाजारों का रिएक्शन कैसा होता है। सरकारी बैंकों में पिछले 2 दिनों की तेजी और बैंक निफ्टी में जो सरगर्मी दिख रही है आपको, निफ्टी के मुकाबले में मजबूत होने की मंशा, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और वो कल भी हम ये कह रहे थे कि बैंक निफ्टी में काफी हद तक ओवरसोल्ड है बैंक्स और बैंक निफ्टी। आज रिकवरी और तेजी के संकेत आते हुए दिखेंगे। आइए वो हो, उससे पहले जल्दी से वक्त है एसआईपी स्टॉक का। एक ऐसे मजबूत बाजार में आपके लिए बेहतरीन फंडामेंटल वाला शेयर, ये आप नोट कर लीजिए। तैयार है आशीष चतुर्वेदी। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए स्टॉक, सेक्टर और रिसर्च। गुड मॉर्निंग अनिल जी। स्टॉक का नाम है अंबिका कॉटन मिल्स, टेक्सटाइल स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी है। स्पेशलिटी कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार है और प्रीमियम टेक्सटाइल्स बनाती है, जैसे कि सुपीमा हो गया, गीजा हो गया, और करीब 1 लाख स्पिंडल्स के आसपास की कंपनी की क्षमता है। करीब 72% आय जो इनकी एक्सपोर्ट से आती है। और देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स में तो कंपनी की पकड़ जो है काफी बढ़िया है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो घरेलू ग्राहकों की सूची है, इसमें भी दिग्गज बड़े नाम शामिल है। अरविंद मिल्स है, रेमंड टेक्सटाइल्स है, ऐसे बड़े ग्राहकों को ये केटर करती है। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक आगे आने वाले समय में आपको बढ़िया रिटर्न्स क्यों देगा। देखिए, सबसे पहले कंपनी जो है एक क्षमता विस्तार प्लान की योजना बना रही है, जिसमें क्षमता करीब 30% बढ़ाएगी। इसमें करीब 60 से 70 करोड़ के आसपास का निवेश करने की कंपनी प्लानिंग कर रही है। दूसरा, अगर आप देखें तो कंपनी ने एक स्ट्रैटेजिकल शिफ्ट किया है। पिछले कई सालों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो कंपनी ने अब एक्सपोर्ट मार्केट्स पर फोकस करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया है। FY15 में अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो एक्सपोर्ट से आय आती थी वो करीब 59% थी, और अभी अगर आप देखेंगे तो 72% होगी। और कंपनी ने कहा है कि वो आगे भी एक्सपोर्ट मार्केट्स पर फोकस ज्यादा करेगी, क्योंकि वहां पर प्रीमियम टेक्सटाइल्स की मांग भी बढ़िया है, कीमतें भी बढ़िया देखने को मिलती है। एक और खास बात यह भी है, जिसका फायदा आगे जाकर फाइनेंशियल्स पर आपको देखने को मिलेगा, कि कंपनी के पास लो कॉस्ट इन्वेंट्री है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अक्रॉस कमोडिटीज एक बढ़िया तेजी देखी जा रही है, तो यह भी निश्चित है कि यहां पर भी इनके जो रियलाइजेशंस है, इसमें एक बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा, और इसका फायदा आगे जाके नतीजों में आपको देखने को मिलेगा। देखिए अनिल जी, कंपनी का कारोबार काफी बढ़िया है, और साथ ही साथ इसके वैल्यूएशंस भी अगर आप देखें तो बेहद आकर्षक नजर आते हैं। फिलहाल कंपनी का साइज बहुत छोटा है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर एंटर करने की। केवल 562 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, और इतना अच्छा कारोबार आपको सिर्फ 11 का पी देकर मिल रहा है। 1.2 टाइम्स प्राइस टू बुक पर आपको मिल रहा है, और मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया है, 1 टाइम से भी कम है। कंपनी जो है 14% के आसपास का ROCE भी एंजॉय करती है, यानी हर लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत ही फंडामेंटली बेहतर कंपनी है। बिल्कुल, तो अच्छी फंडामेंटल कंपनी है, डेट फ्री है वर्चुअली, और अनिल जी टेक्सटाइल स्पेस से है। किस तरह से देखें अंबिका कॉटन को सर, आपको इस कंपनी के बारे में क्या पसंद है? देख, एक चीज आपको भी बोलना चाहूंगा, और हमारे सारे पैनलिस्ट को भी बोलना चाहूंगा, और सारे दर्शकों को भी बोलना चाहूंगा, यार्न और टेक्सटाइल, इस सेक्टर को नोट करके रख लीजिए। जो तेजी आपको शुगर शेयरों में दिखी है, जो तेजी आपको मेटल शेयरों में दिखी, वो तेजी आपको यार्न शेयरों में दिखेगी, और जबरदस्त दिखेगी। इस क्वार्टर के रिजल्ट से आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएगी, अरे ये हो क्या कर रहा है इन यार्न वाली कंपनियों में और टेक्सटाइल कंपनियों में। आप दंग रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे वो मैं आपको आगे बताता हूं, और जबरदस्त तेजी आती है। उसका पहला कारण, और इसीलिए हमने अंबिका कॉटन मिल्स को इसलिए चुना है कि यार्न के कारोबार में ये सबसे बेहतरीन, सबसे मजबूत, सबसे बढ़िया फंडामेंटल वाली और
मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनी हमें दिखती है। सबसे पहला कारण है यान के दामों में जबरदस्त तेजी आती दिख रही है ग्लोबल मार्केट में। नवंबर में दाम थे $68 के आसपास, आज दाम है $87। 40% दाम 6 महीनों में बढ़ चुके हैं और उसके बाद और बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे वो बताता हूं। यान एक्सपोर्ट करने का काम ज्यादा हिंदुस्तान से होता है, बांग्लादेश से होता है। बांग्लादेश में लॉकडाउन वाली सिचुएशन की वजह से टेक्सटाइल कंपनियां लगभग बंद पड़ी और उनके पास कैपेसिटी भी नहीं है। तो इसलिए हिंदुस्तान की जो कंपनियां जिनके पास कैपेसिटी है या जिनके पास इन्वेंट्री है, उनके लिए सीधे सीधे तौर पर बड़ा फायदा होता दिख रहा है। इसके पास कितनी इन्वेंट्री है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला और बड़ा कारण यह है कि यान के दामों में जो भारी भरकम तेजी उसका फायदा मिलेगा। और 343 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेंट्री है जो इस कंपनी के पास में, तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए उसी के दाम आपके लिए 30-40% तो ऐसे ही बढ़ गए और उसका फायदा मिल जाएगा। तो पहला और सबसे बड़ा कारण दुनिया भर में जो कमोडिटीज के दामों में तेजी है, यान के दामों में तेजी है, उसका बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरा फायदा, अब दुनिया भर में तेजी तो फायदा इसको क्यों मिलेगा, इसकी बड़ी वजह दीप, पूरा फोकस कंपनी का एक्सपोर्ट्स पर है और जिस तरह से 72% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है अंबिका कॉटन का, आप समझ सकते हैं कि अगर अमेरिका में इकोनॉमी इतनी बूम कर रही कि जेनेट येलन को ये स्टेटमेंट देना पड़े कि भाई जरूरत से ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, यूरोप में इकोनॉमिक रिकवरी के स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, तो उस लिहाज से इस कंपनी को एक्सपोर्ट मार्केट में भारी दखल होने का बड़ा फायदा मिलेगा। तो एक्सपोर्ट से सबसे बड़ा फायदा उठाने के लिए तैयार है और साथ ही इन्वेंट्री जो है इनको उसका फायदा मिलेगा। कर्ज है ही नहीं कंपनी के पास, मुश्किल से 48 करोड़ का कर्ज जो नहीं के बराबर है, कैश फ्लो कुछ नहीं है और अब जो एक्सपांशन प्रोग्राम इनका लगभग पूरा हो चुका है और अब जो फ्यूचर कैश फ्लो आएंगे इससे और ज्यादा बैलेंस शीट मजबूत होगी और ये बचा खुचा 40-50 करोड़ का कर्ज भी खत्म हो जाएगा और बैलेंस शीट कैश पॉजिटिव हो जाएगी। ये टेक्सटाइल कंपनी के लिए ये बड़ी बात है कि आप डेट फ्री हैं। वैल्यूएशंस बहुत ही आकर्षक है। इस साल इस वित्त वर्ष में मैं उम्मीद करता हूं कि 160 रुपए की ईपीएस कंपनी करेगी, लगभग 200 रुपए के आसपास की कैश ईपीएस करेगी। 200 रुपए की कैश ईपीएस से देखेंगे तो 5 के पी मल्टीपल पर, और वैसे ईपीएस 160 पर देखेंगे तो मुश्किल से 7-8 के मल्टीपल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स लगभग 1 के आसपास है। हर एक पैमाने पर आप देखेंगे बहुत आकर्षक वैल्यूएशन है, 1400 और 1600। ये आराम से ये स्टॉक आपको दिखाएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसे खरीदते हैं, होल्ड करते हैं। आराम से बाजार की कमजोरी में जब जैसा मौका मिले धीमे धीमे स्टॉक को अक्यूमुलेट कीजिए। बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है। यान के मामले में ये बहुत बढ़िया कंपनी है दीप, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो ये है आपके लिए अंबिका कॉटन। अंबिका कॉटन के चार्ट्स एक बार नजर डाल लें। पालिया साहब, राजेश जी जरा देखिए इसके चार्ट्स और दीजिए अपनी राय। एनएससी बीएससी दोनों जगह होना चाहिए जहां तक मेरा ख्याल है, बताएं सर। जी बिल्कुल अनिल जी, चार्ट काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और जिस तरीके से स्टॉक ने एक बेस बिल्डिंग किया है, ऑलमोस्ट इसको देखें तो स्टॉक का एक जो करेक्शन हुआ था वो करीब 840 के आसपास हुआ था और अगर इसका डेली वीकली सेटअप देखें, जिस तरीके के रिवर्सल इस स्टॉक में देखने को मिले डेली चार्ट पे, ऑलरेडी नियर टर्म चार्ट पे तो एक ब्रेकआउट डेली चार्ट पे विजिबल है जो कि 950 के आसपास हुआ। एक दिन पहले का अगर हम मूव देखें तो काफी अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिला था। मुझे लगता है जिस तरीके का फॉर्मेशन है उसमें ये स्टॉक में जिस तरीके के टारगेट बन रहे हैं, वो पहला टारगेट तो 1060, दूसरा टारगेट जो आता है वो करीब बनता है इसका 1120 के आसपास। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहां से ये स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखेगी। 1120 तक के टारगेट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलेंगे। अगर इसका ओवरऑल सेटअप देखें, मंथली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक में जो एक करेक्टिव मूव था वो अब पूरा होते हुए दिख रहा है। 1120 के बाद ये 1250 तक भी जाने का दमखम रखता है, तो ये स्टॉक को बिल्कुल बाय करना चाहिए और मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। जब तक अब ये 950 के ऊपर ट्रेड करते रहे, मुझे लगता है जितना भी नजदीक उसके आसपास मिले इस स्टॉक को ऐड करते रहना चाहिए। तक धीमे धीमे ऐड करते रहे। अमरीश सर, एक बार आपसे भी राय लेना चाहता हूं, यान और टेक्सटाइल स्टॉक्स पर क्या है व्यू, और अगर आपको कुछ पसंद है तो बताएं सर। ये काफी पॉजिटिव है दैट एक्सपोर्ट मार्केट में जिस हिसाब से प्राइस इंक्रीज हुआ है और जो इन्वेंट्री गेन्स होने वाले हैं वो प्योर गेन्स है, इट विल गो स्ट्रेट टू द बॉटम लाइन। तो अंबिका तो क्लियरली एक पसंद है और यहाँ पे मुझे लगता है कि वी कैन सी अ लेवल्स ऑफ 51 इन अ मंथ एंड अ हाफ। ओके, तो अंबिका कॉटन पर रखनी है नजर। बेहतरीन फंडामेंटल वाला शेयर है, मोमेंटम में आ रहा है और 10% के गैप अप के साथ खुलने के लिए आज ट्रेड में तैयार है। अंबिका कॉटन आज का आपके लिए बेहतरीन एसआईपी शेयर रहा। आइए आपको एक बार बता देते हैं कि और कौन से बेहतरीन कॉल्स आपको आज चैनल पे मिले हैं ट्रेडर्स डायरी की रिकमेंडेशंस आशीष और कुशल की तरफ से।
कैश स्पेस से मैंने आपको बताया है अदानी टोटल गैस, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है, बढ़िया नतीजे आए हैं। साथ ही L&T इन्फोटेक के भी अनुमान से बेहतर चीजों के लिहाज से आपको इसमें भी खरीदारी करनी है। कच्चे तेल में बेहतरीन उछाल देखने को मिला है कल के सत्र में, तो ONGC का कॉल ऑप्शन भी खरीद कर चले। यूनाइटेड स्पिरिट चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहा है तो यहां पर बिकवाली कीजिए, और 6 महीनों की अवधि के लिए स्टार पेपर, इनफैक्ट ओवरऑल पेपर स्पेस पे ही आप निवेशित रह सकते हैं। इस टाइम फ्रेम के लिए बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है। अदानी पोर्ट्स जिस तरह से एक्विजिशन स्ट्रेटेजी इनकी बन रही है और जो नतीजे आए हैं उसको देखते हुए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप खरीदारी कर चल सकते हैं 1 साल की अवधि के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड खबरों के दम पर यह भी स्टॉक फोकस में है। साथ ही भारतीय एयरटेल, बंधन बैंक और रैमको सीमेंट, इन तीनों में आपको ट्रेड करके चलना है। ये भारतीय एयरटेल में खरीदारी कीजिए, बंधन बैंक में बिकवाली और रैमको सीमेंट में खरीदारी करनी है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है अदानी पोर्ट्स का। अगले 1 साल में आपको 920 रुपए के टारगेट जो है इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बेहतरीन एक्विजिशन स्ट्रेटेजी जो है कंपनी फॉलो करती हुई दिख रही है। तो चलिए कैश का स्टॉक है FDC श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। टाइटन में 1380 का पुट ऑप्शन खरीदकर मंदी की पोजीशन बनाएंगे। इन्फोसिस में स्ट्रक्चर बेरिश है, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेंगे। RBL बैंक के नतीजे बेहद निराशाजनक है, बिकवाली देखने को मिल सकती है। निवेश करना है NMDC में। आरती इंडस्ट्रीज बोर्ड जो है बोनस शेयर पर विचार कर रहा है, जिसके चलते यहाँ पर एक तेजी देखने को मिलेगी। HCL टेक में ब्रेकडाउन है, 894 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली करेंगे। हैवेल्स और ग्लेनमार्क में भी आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है RBL बैंक के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। यहाँ पर नतीजे असेट क्वालिटी के लिहाज से बेहद कमजोर देखने को मिल रहे हैं। 175 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन लेंगे। तो ये है आपके लिए आज की दमदार रिकमेंडेशंस ट्रेडर्स डायरी की। पर जबरदस्त शुरुआत के लिए भारतीय बाजार तैयार है। अनिल जी, जैसा आपने प्रेडिक्ट किया था, सेंचुरी लगाकर निफ्टी 14,600 के ऊपर खुल रहा है और बैंक निफ्टी भी ट्रिपल सेंचुरी लगाकर 32,575 के करीब खुलते हुए दिख रहा है। तो जबरदस्त एक्शन के साथ खुलने के लिए तैयार है। बताएं सर, ओपनिंग पर क्या करना चाहिए? ओके, अनिल जी के साथ थोड़े संपर्क में इश्यूज आ रहे हैं, एक बार फिर से उनके साथ रिकनेक्ट करते हैं। बट जैसे कि मैं कह रहा था, दमदार शुरुआत के लिए तैयार हैं और निफ्टी में 50 में से 49 स्टॉक्स आपको पॉजिटिव टेरिटरी में होते हुए देखेंगे। 16 गिरावट आएगी सिर्फ सन फार्मा में, वो भी मामूली आधे % की। तो सारे के सारे निफ्टी के अच्छे स्टॉक्स अच्छी तेजी के साथ खुल रहे हैं और टाटा स्टील स्पेशली इस पर फोकस रहेगा। 2% की तेजी के साथ ये काउंटर खुलने वाला है। टेक्निकली तो बढ़िया मोमेंटम रहा है। एक बार जरा अमरीश सर से टाटा स्टील पर राय ले लूं। अमरीश सर, अर्निंग्स जस्टिफाई कर पाएंगे इस बार जिस तरह का स्टॉक में रहना पाया है सर? नहीं, श्योरली लाइक इट जस्टिफाइज द प्राइस और पॉसिबली यहाँ से भी ऊपर जा सकता है पोस्ट द रिजल्ट्स, क्योंकि जो हम लोगों ने स्टील कंपनी में देखा है दैट विल सी डिसेंट अपसाइड सरप्राइज, क्योंकि जिस हिसाब से स्टील के भाव बढ़े हैं over the last 2.5-3 months, clearly the price rise is going to be added to the profits, क्योंकि इसके साथ उनके जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो बढ़े नहीं है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ा नहीं है, तो इट विल स्ट्रेट अवे गो टू द बॉटम लाइन। तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी थोड़ा बहुत अपसाइड है टाटा स्टील के लिए। ओके, तो यहां से भी अपसाइड रहेगा। नतीजों का इंतजार है टाटा स्टील के। अनिल सर, जैसा मैं कह रहा था सर, गैप अप, बढ़िया गैप अप, 14,600 के ऊपर निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर और 300 पॉइंट्स ऊपर बैंक निफ्टी 32,580 के लेवल्स पर। क्या करें ओपनिंग पे? इंतजार। अब यहां पर इतना गैप से खुलने के बाद दीप शॉर्ट तो करना नहीं है जब तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो जाए। खरीदने के लिए चूंकि 100 पॉइंट ऊपर बनता नहीं है, खरीदना फिर भी है तो भी एक बार बैंक निफ्टी खरीदा जा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे लगता है 32,675 यहां से 100 पॉइंट ऊपर 725, 775, 850, 975, यानी कि 33,000 तक का रास्ता बैंक निफ्टी के लिए। तो दोनों में से निफ्टी और बैंक निफ्टी में से अगर आपको कुछ खरीदना है तो 32,575 पर बैंक निफ्टी खरीदिए। निफ्टी में 14,600 के आसपास इंतजार कीजिए। अगर थोड़ा नीचे मिलता है तो 14,450, 425 की रेंज आएगा नहीं, वैसे मुझे पता है, लेकिन वो थोड़ा लेवल ठीक है। ऊपर में 14,650, नीचे में 14,550, 14,650 ये रेंज रहनी चाहिए थोड़े वक्त के लिए निफ्टी के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी फिर भी लिया जा सकता है, यहां पर भी खरीदें, थोड़ा नीचे मिले तो और कल की क्लोजिंग का 32,270 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में जगह है दीप, यहां से भी 32,700, 800 की रेंज में तो जाना ही चाहिए कम से कम, और मजबूत हो गया तो 33,000 तक का। तो मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में से एक पूछेंगे इस ओपनिंग टिक पर तो बैंक निफ्टी ज्यादा कंफर्टेबल नजर आता है।
ओके, तो बैंक निफ्टी ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रहा है, बल्कि 33,000 तक एक अटेम्प्ट आपको बैंक निफ्टी पर आते हुए दिख सकता है। तो नजर रखते हैं बैंक निफ्टी किस तरह से खुलने के लिए तैयार है, और नजर रखते हैं बाजार के एक्शन पर भी, जहां पर हम दमदार शुरुआत के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। आइए इस एक्शन में एक दो और स्टॉक्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे, उन्हीं पर हमारे एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं। अंबुजा सीमेंट, इस पर रखिए नजर। LIC ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, हालांकि फिगर आपको छोटा दिखेगा, बट 5% से ऊपर की हिस्सेदारी अब LIC की अंबुजा में हो गई है। शुभम जी, अंबुजा चार्ट पर कैसा लगता है सर? दीपांशु जी, शॉर्ट टर्म अगर हम चार्ट देखें तो एक रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जस्ट इन केस अगर यहाँ पे कोई पुल बैक होता है तो बिल्कुल एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा खरीदने के लिए, बिकॉज मीडियम टर्म ट्रेंड यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव है। तो मेरा कंफर्ट रहेगा अगर 295 से 300 के जोन में अगर ये स्टॉक पुल बैक में मिलता है तो पुल बैक में खरीदने की राय होगी। तब हम 285 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और पोजिशनली 330 तक का यहाँ पे लक्ष्य होगा। तो बाय ऑन पुल बैक का रणनीति अपनाना चाहिए अंबुजा सीमेंट पे। ओके, तो ये है आपके लिए अंबुजा 311 के लेवल के आसपास आपको दिख रहा है। बागी साहब, भारत फौज पर राय दें। क्लास 8 ट्रक ऑर्डर्स नॉर्थ अमेरिका में, वहां पर हमने साल दर साल ऑफकोर्स 8 गुना का उछाल देखा, क्योंकि पिछले साल इस समय लॉकडाउन था, पर महीने दर महीने भी 16% का उछाल है और कल मोमेंटम में भी था। भारत फौज पर राय सर? दीपांशु, कल का जो मोमेंटम था एंड में थोड़ा सा फिजल आउट हो गया, लेकिन अभी भी मुझे लगता है 650 तक के स्टॉक जाना चाहिए। 650 के ऊपर अगर निकल जाता है फिर 670 680 तक भी जा सकता है। ओके, एफिल इंडिया, बंसल जी, QIP का फाइनल प्राइस आया है और जो फ्लोर प्राइस था उससे भी 4% के डिस्काउंट पर आया है। 5,200 का इन्होंने इशू प्राइस तय करा है। क्या राय है एफिल इंडिया की चार्ट्स पर सर? देखिए दीपांशु, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। 5120 5150 एक अच्छा बेस है। तो अगर इस प्राइस के चलते स्टॉक 50 to 100 के अराउंड मिलता है तो लंबी अवधि के लिए इन स्तरों पर बाइंग की जा सकती है। नीचे में एक अच्छे सपोर्ट है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए शुरुआती टिक का आने की तैयारी में। एक और स्टॉक जो आज से NSE पर ट्रेडिंग शुरू कर रहा है, जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, ISGEC हेवी इंजीनियरिंग। ये कंपनी भी आज 3.5-4% मजबूत खुलने की तैयारी। इस स्टॉक की 600 रुपए के पार ये खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। आज से NSE में कारोबार की शुरुआत इस स्टॉक पर भी होती हुई दिख रही है। तो भरपूर एक्शन, बेहतरीन एक्शन बाजार में आपके लिए है तैयार। आइए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में देख लेते हैं किस तरह का रुझान बाजारों में देखने को मिलता है। मजबूत शुरुआत के पूरे आसार हैं आपके लिए इस वक्त। पहली टिक पर 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा है। 300 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स खुलने के आपको दे रहे हैं संकेत। तो दमदार गैप से ओपनिंग आज शक्तिकांत दास साहब की वजह से। घंटे की मधुर आवाज आपकी कानों में गूंजती हुई सेंचुरी मारता हुआ निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर, 300 अंक ऊपर बैंक निफ्टी और 335 अंक ऊपर सेंसेक्स खुलता हुआ दिख रहा है। तो 0.5% की तेजी निफ्टी और सेंसेक्स में, तो 1% की तेजी बैंक निफ्टी में खुलती हुई दिख रही है इस वक्त। मजबूत शुरुआत होती दिख रही है तीनों ही इंडेक्स की। कहां से आ रही है मजबूती वो देख लीजिए। टाटा स्टील, ONGC, ये दो स्टॉक के टॉप गेनर। ONGC 3% मजबूत, कच्चे तेल के दाम $70 की तरफ बढ़ते हुए उसका फायदा। गेल 2% मजबूत है। टाटा स्टील आज नतीजे पेश करेगा, उससे पहले 2% मजबूत। तो ऑयल एंड गैस शेयरों से मजबूती बनती दिख रही है। IOC भी 1.5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। मेटल्स अपनी चमक बरकरार रखने में कामयाब, हिंडाल को हरे निशान के साथ खुलता हुआ, JSW स्टील टाटा स्टील को फॉलो करता हुआ। बैंक्स सेलेक्टिवली मजबूत है। SBI, एक्सिस, इंडसइंड, ये 3 बैंक हैं जो हरे निशान में खुलते हुए आपको इस वक्त नजर आएंगे। निफ्टी में सिर्फ 2 स्टॉक लाल निशान में, एक अदानी पोर्ट है, बाकी और कोई खास नहीं, जो 1% नीचे नतीजों के बाद प्रॉफिट बुकिंग। अदरवाइज सब तरफ बेहतरीन मजबूती के साथ कारोबार। वायदा कारोबार की तरफ आ जाइए जल्दी से। कमजोर शेयरों का जिक्र करना खास जरूरी नहीं, लेकिन एलेंबिक फार्मा, APL, ये 3% कमजोर है। बस यही एकमात्र स्टॉक ऐसा है जो कमजोर दिख रहा है। मजबूत शेयरों में आरती इंडस्ट्रीज 5.5% मजबूत है। बोनस, डिविडेंड और रिजल्ट्स पर इनकी बोर्ड बैठक होने की तैयारी में। 10 तारीख को है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, आरती इंडस्ट्रीज 11 मई को। उसके बाद स्टॉक है भरपूर तेजी में। सेल 4% मजबूत खुलता। वाओ, कल का स्टॉक जो सेठी साहब ने रिकमेंड किया था, मैं भी आपको कह रहा था कल जाते जाते BTST करके जाइए 3.20 पर। सेल BTST वाले ट्रेडर्स के लिए बेहतरीन साबित होता दिख रहा है। ONGC गेल में भरपूर तेजी इस वक्त आपको बनती हुई दिखेगी। ये स्टॉक से जबरदस्त एक्शन में। आइए कुछ और स्टॉक जो कैश मार्केट के एक्शन में, यहां पर फोकस कर लीजिए।
आज का SIP स्टॉक अंबिका कॉटन, ये दमदार प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। जबरदस्त तेजी के साथ ये स्टॉक ऊपर आपको नजर आएगा। इस वक्त अंबिका कॉटन में शानदार तेजी बनती हुई आपको दिखेगी, 6% मजबूत है। ISGEC ये स्टॉक आज से शुरुआत कर रहा है अपनी पारी की NSE पर नई लिस्टिंग, BSE पर काफी लंबे समय से इस स्टॉक में भी 4% की बेहतरीन तेजी बनती हुई दिख रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर भरपूर एक्शन आपको दिखेगा आज भी। दीप बताइए आपकी नजर कहां है? बिल्कुल सर, ढेरों कैश स्टॉक्स हैं जो फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। एक बार जरा नतीजों पर, कुछ काउंटर्स पर नजर डाल दीजिए। IIFL सिक्योरिटी सर 7% ऊपर ये काउंटर आपको खुलते हुए दिखेगा, तो नतीजों के बाद यहां पर अच्छा रिएक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। ग्रीव्स कॉटन यहां पर एक्शन है, PNG हाइजीन यहां पर गिरावट दिख रही है और DCM श्रीराम ये भी अपने नतीजों पर रिएक्ट कर रहा है। इलांटस बेक यह भी अपने नतीजों पर रिएक्ट करते हुए आपको दिख रहा है। EIH एसोसिएटेड और अदानी टोटल गैस ये भी कुछ काउंटर्स हैं जहां पर नतीजों का आपको रिएक्शन दिखेगा। इसके साथ ही जो स्टॉक अभी थोड़ी देर पहले हिमांशु जी जिसके बारे में बात कर रहे थे, GE शिपिंग 5% ऊपर, जो ग्लोबली हमने कल हाईलाइट किया, शिपिंग रेट्स ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं लगातार, वहां पर इस कंपनी को फायदा होते हुए। त्रिवेणी टर्बाइन पॉजिटिव एक्शन इस पर बनते हुए, द्वारिका शुगर फिर से एक्शन में आते हुए दिख रहा है। तो सर लग रहा है कि एक दिन की मुनाफा वसूली के बाद शुगर स्टॉक्स में आज फिर से तेजी का माहौल बनते हुए आपको दिखेगा। बलरामपुर चीनी भी 3% ऊपर है। BEPL कल भी एक्शन में था, आज 3% की तेजी दिखा रहा है। नजर रखिए इस काउंटर पर। धामपुर शुगर आपकी रिकमेंडेशन 3% ऊपर। जिंदल पॉली, ग्राइंडवेल नॉर्टन, प्रकाश इंडस्ट्रीज, टाइम टेक्नो ये सारे काउंटर्स आपको तेजी दिखा रहे हैं। दीपक फर्टिलाइजर में भी खरीदारी के संकेत आपको दिख रहे हैं। गिरावट कहां पर आ रही है? मोरपन लैब्स 5% नीचे। GMC प्रोजेक्ट्स गिरावट यहां पर आपको आती हुई दिख रही है। नजर रखिए गरवारे फाइबर्स, कार्बोरंडम अच्छी तेजी के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली। हेस्टर बायो हल्की सी गिरावट यहां पर। VST टिलर्स, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, अंबर एंटरप्राइजेस, वर्लपूल इंडिया, बालाजी एमाइंस और HCG ये कुछ काउंटर्स हैं जो गिरावट दिखा रहे हैं। हल्की सी गिरावट है सर, ज्यादा कोई गिरावट नहीं आ रही है। नतीजों पर बढ़िया रिएक्शंस दे रहे हैं आपको कैश स्टॉक्स और शुगर स्टॉक्स। एक दिन की मुनाफा वसूली के बाद फिर से एक्शन में आते हुए 250 पॉइंट्स ऊपर बैंक निफ्टी दिख रहा है सर, और लगभग आधे % की तेजी के साथ निफ्टी 14,600 के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए मजबूत शुरुआत भारतीय बाजारों की होती हुई दिख रही है। इस वक्त बढ़िया एक्शन में बाजार आपको नजर आएंगे। आइए, और कल जो बैंक निफ्टी का कॉल दिया था विश्वेश जी ने, वो कॉल सुपरहिट साबित होता दिख रहा है। लेकिन आज के कॉल्स की शुरुआत हो चुकी है। हिमांशु जी के लिए बिगुल, आज पहला बिगुल उनके लिए। बताइए हिमांशु जी। अनिल जी, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जिस हिसाब से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में यहाँ पर तेजी है, मुझे लगता है ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स यहाँ पर अच्छा करते हुए नजर आ सकते हैं। HPCL स्टॉक है जो मेरे रडार पर आया है अनिल जी। स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाद अपना जो रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है 244-245 रुपए का, उसको बहुत अच्छे से डिसाइसिवली यहाँ पर तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहां से एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो HPCL में खरीदारी की राय है। 252 रुपए का पहला टारगेट, उसके बाद 258 से 260 रुपए तक के भी टारगेट्स HPCL में आज के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। 242 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 18 दिनों के बाद कल पहली बार ऑयल प्राइसेस बढ़ाए गए, फ्यूल प्राइसेस भारत में, और आज भी बढ़ाए गए हैं और उसका इंपैक्ट OMCs पर आपको आते हुए दिख रहा है। HPCL पर खरीदारी की राय है। आइए चलते हैं अनिल जी के पास। बिगुल आज के 2000। बताएं सर। दीप, फोकस कैश मार्केट के स्टॉक्स पर ही है और टेक्सटाइल स्टॉक्स पर ही, और एक बेहतरीन टेक्सटाइल कंपनी जहां पर खरीदारी करने की राय है वो है सियाराम सिल्क मिल्स। 207-208 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहां पर खरीदारी करने की राय है और ये एक बेहतरीन स्टॉक, एकदम कंप्लीट ब्रांडेड प्लेयर है, वर्टिकल इंटीग्रेशन है और पूरा अक्रॉस बोर्ड यहां पर ये आपको वैल्यू चेन में आपको ये स्टॉक नजर आता है। यहां पर खरीदारी करने की राय है। 225 का एक छोटा टारगेट, 235 और उसके बाद आप अगला टारगेट 250 रुपए का भी लेकर चल सकते हैं। 225, 235 और 250 का टारगेट, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ये स्टॉक है। इस साल करीबन 25 रुपए के आसपास की EPS करना चाहिए और उस लिहाज से आप देखें तो मुश्किल से
से 10 से भी कम के पी मल्टीपल पर स्टॉक ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत ही आकर्षक कहा जा सकता है। तो उस लिहाज से ये स्टॉक है जो एक अच्छा मजबूती के साथ ट्रेड कर सकता है। तो टेक्सटाइल स्टॉक्स पर फोकस करिए और जहां पर आपको अच्छी ब्रांड, अच्छी बैलेंस शीट और अच्छे वैल्यूएशन पर स्टॉक मिल रहे हैं वहां पर फोकस करना चाहिए। तो पोजिशनली यहां पर आराम से जब बाजार में अगर करेक्शन आए, गिरावट आए, तो वहां पर खरीदारी कीजिए। जी दी बिल्कुल सर, आज मौका मिलेगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि 10% ऊपर है और आपके बात करते करते 225 का टारगेट भी आते हुए दिख रहा है, पर 225 के साथ साथ 235 और 250 के भी अनिल जी ने आपको टारगेट दिए हैं। तो नजर रखिए इस काउंटर पर। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते 10 दिनों से जितनी भी कैश कॉल्स आ रही हैं, लगातार अनिल जी ने आपको यही कहा है कि पोजिशनल बेसिस पर यहां पर आप नजर ज्यादा रखें, इंट्राडे में आपको अच्छे मूवमेंट आते हुए दिख सकते हैं। तो सियाराम सिल्क ये है आज का 2000 अनिल जी की तरफ से। कैश का ऑप्शन स्वागत करते हैं जय ठक्कर का। स्वागत है जय, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या है स्ट्रैटेजी। गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु एंड गुड मॉर्निंग टू अनिल। वेल दीप, शॉर्ट कवरिंग अच्छी देखने मिली है आज मार्केट में, एंड जो हिसाब से निफ्टी ने ये लेवल्स होल्ड कर दिए 14,400 450 के आसपास के, डेफिनेटली मैं बधाई देना चाहूंगा विश्वेश और अनिल जी को। काफी बढ़िया आज एक ओपनिंग मार्केट में देखने मिली है और सारी बैंक निफ्टी के टारगेट्स भी हासिल हुए। एंड मैं कहूंगा बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लेवल्स कल के जो थे 14,450 के आसपास के फिर से एक अच्छा सपोर्ट बनकर आ रहे हैं। सो आई थिंक इन दैट केस एंड विद ग्लोबल मार्केट्स रिकवरी यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। एक चांस अभी फिर से कॉल साइड पर ही लेना चाहिए मार्केट में। और ये जो हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत देखने मिल रही है, दैट इज ऑल्सो क्वाइट बेनिफिशियल। एक एंट्री लेवल अच्छा मिल रहा है, तो 14,600 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलने की सलाह है, जो करीब 163 के आसपास मिल रहा है। बट ये नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का है दीपांशु, 12 मई की एक्सपायरी का 14,600 का कॉल ऑप्शन 163 के आसपास खरीदना है। यहाँ पे डीप स्टॉप लॉस रहेगा 119 रुपए का। फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पे बनकर आ रहा है दैट वुड बी 207, सेकंड टारगेट बनेगा 235, 207, 235, ये दो टारगेट्स के लिए निफ्टी का ये 14,600 के स्ट्राइक का कॉल खरीदना है। ओके, तो ये है आपके लिए जय की तरफ से राय। 14,600 का कॉल खरीदिए। थोड़ा ओपनिंग गेन्स निफ्टी ने गिव अप किए हैं, 14,550 पर है, पर 600 का कॉल खरीदिए अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, कल की एक्सपायरी का नहीं। जय ठक्कर की तरफ से कैश का ऑप्शन, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, आइडिया लेते हैं शुभम जी की तरफ से। बताएं शुभम जी। दीपांशु जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी और मैं उसी के साथ रहूंगा और मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा रैली बनता हुआ दिख सकता है। तो मेरा पिक ऑयल मार्केटिंग में से रहेगा बीपीसीएल पे, जहां पे एक ब्रेकआउट काफी लंबे समय के बाद आज आता हुआ दिख रहा है और पूरा सेक्टर में आज बाइंग है, तो मुझे लगता है इसीलिए यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड हमें इनिशिएट करना चाहिए। तो 440 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अभी 10 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इस कॉल ऑप्शन को खरीदे, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 8 रुपए पे, और 16 रुपए तक का टारगेट मुझे लगता है कि इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो बीपीसीएल पे खरीदारी कराएगा। ओके, तो बीपीसीएल पर है खरीदारी की राय। नजर रखिए इस काउंटर पर भी। आप एचपीसीएल पर ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले हिमांशु जी की तरफ से खरीदारी की राय थी। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बढ़िया मोमेंटम में आपको आती हुई दिख रही हैं। थोड़ी देर में आशीष केलकर साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बीटीएसटी कॉल के लिए, उनसे भी जानेंगे कि उनके रेडार पर कौन से काउंटर्स आ रहे हैं। पर सेल पर हो रही है ब्लॉक डील्स, 13 लाख शेयर्स का सौदा आपको सेल पर होते हुए दिखा है 131 से 133 की प्राइस रेंज में। तो एक बार फिर से मोमेंटम में आता हुआ सेल, कल भी हमने देखा वीक बाजार में होल्ड आउट किया था, आज फिर से तेजी का रुझान सेल में बनता हुआ दिख रहा है। आइए स्वागत करते हैं आशीष केलकर साहब का बीटीएसटी के लिए। गुड मॉर्निंग आशीष जी, बताएं क्या है स्ट्रैटेजी आज की। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। दो बेहतरीन स्टॉक्स मैं लाया हूं, उसमें से पहला जो स्टॉक है वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी में क्या हुआ है कि पिछले करीबन 15 दिनों का जो कंसोलिडेशन था वो भी टूट चुका है। पिछले 2 दिनों के हाई के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरे दिन का जो वॉल्यूम होता है वो पहले 15 से 20 मिनट में ही ऑलरेडी हो चुका है। तो जो ट्रेंड दिखाई दे रही है वो बहुत ही बेहतरीन है। ओएनजीसी का फ्यूचर बाय करने की सलाह होगी। मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 112 रुपए का। पहला लक्ष्य रहेगा 117 रुपया, दूसरा लक्ष्य रहेगा 119 रुपया,
तो ONGC में खरीदारी करने की सलाह होगी और ये रहेगा पहला स्टॉक। ओके, तो ONGC खरीदारी करके चलें 119 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा स्टॉक आशीष जी? दूसरा जो स्टॉक है वो है अल्केम। अल्केम में भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिला है और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ मिला है। उसके साथ साथ जो शैडो इंडिकेटर्स मैं यूज करता हूं उसमें भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है। पिछले जो ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है उसका अगर हम टारगेट कैलकुलेट करते हैं तो मैं मानता हूं अगले 2-3 दिनों में तो डेफिनेटली ये 2960 2990 तक जा सकता है। लेकिन इंट्राडे की अगर हम बात करें तो पहला लक्ष्य मुझे दिखाई दे रहा है वो है 2910 2910 रुपया, दूसरा 2925 रुपया। तो अल्केम में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा खासा निकल के आ रहा है। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 2835 का और पहला लक्ष्य 2910, दूसरा लक्ष्य 2925। ओके, तो दो कॉल्स आपके लिए आशीष जी की तरफ से। ONGC यहां पर करें खरीदारी और अल्केम यहां पर करनी है खरीदारी, ये राय बनती हुई दिख रही है। शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। वापस 14550 के ऊपर निफ्टी आते हुए दिख रहा है, थोड़ा ओपनिंग में लड़खड़ाते हुए दिख रहा है, उतार चढ़ाव हल्का सा हो रहा है, बट अपनी गेन्स होल्ड करते हुए। और मेटल्स यहां पर भी वापस एक पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए दिखेगा इस समय, बट साथ ही PSU बैंक्स पर मोमेंटम आ रहा है, तो नजर रखिए इस पर। बंसल जी, बैंक ऑफ बड़ौदा पर कोई राय? देखिए दीपांशु, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कल भी एक बढ़िया वाली रैली दिखाई थी और टेक्निकली देखें तो कल सारे PSU बैंक चले थे और इन्हीं पर नजर लगा रखी है। तो मैं वेट कर रहा हूं दीपांशु, इनको कल के हाइस के ऊपर निकले तो जिनके पास है क्लियरली होल्ड करें। 70 रुपीज 70 पैसा का स्टॉप लॉस लगा के और कल के हाइस के ऊपर निकलेंगे तब एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो इन्हीं बैंक्स पर नजर है, 73 के ऊपर निकलेगा तब एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये है आपके लिए राय बैंक ऑफ बड़ौदा पर। आइए अगला बिगुल है शुभम जी के लिए, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का। बताएं शुभम जी। अनिल जी, एक और ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और IGL पे ये ब्रेकआउट बन रहा है, जहां पे आज सारे गैस स्टॉक्स को हम देखें तो वहां पे काफी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है IGL पे एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। तो IGL का 510 के स्ट्राइक का एट द मनी कॉल ऑप्शन अभी 20 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इस कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 17 रुपए पे और अपसाइड में मुझे लगता है 30 से 32 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो IGL पे एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने की राय है। तो IGL में खरीदारी करने की राय, 510 रुपए वाला कॉल ऑप्शन आपको खरीदना, ये है राय शुभम जी की। 20 रुपए 50 पैसे के आसपास ये मिल रहा है। इस महीने का पूरा महीना पड़ा है तो जाहिर सी बात है थोड़ी प्रीमियम तो लगेगी। 17 का लगेगा स्टॉप, छोटा सा है 3-4 रुपए का। 30 और 32 ये दो टारगेट के। आइए जैन साहब हमारे साथ है तैयार। जैन साहब का स्वागत करते हैं। जैन साहब के जेम्स। आज जैन साहब लगातार मुझे मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं सुबह, जैसे अंबिका कॉटन देखा, अरे ये तो मेरा जेम स्टॉक था। सियाराम सिल्क, अरे ये तो मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में था। सेठी साहब ने भी अंबिका कॉटन तो उन्होंने तो 700 रुपए में ही किया था जैन साहब के भी। तो पहले जैन साहब अपना जेम बताएं, उससे पहले हमने ये दो स्टॉक रिकमेंड किया, इस पर आपकी क्या राय? आपकी तो रडार पर है टेक्सटाइल स्टॉक, इन पर भी एक बार अपनी राय दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अंबिका कॉटन मैंने बहुत बार रेकमेंड किया और जेम स्टॉक में मैंने शायद अगस्त सितंबर में लास्ट ईयर किया था जब अपनी ये सीरीज की शुरुआत हुई थी। और तब राकेश जी ने बहुत बढ़िया रिमार्क दिया था। उस टाइम पे कैटामरान इन्वेस्टमेंट्स जो कि मूर्तिज की है तो उनका भी इन्वेस्टमेंट हुआ करता था और बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। मैंने चैनल चेक भी किया था। सो ओवरऑल अंबिका कॉटन बहुत बढ़िया। और सियाराम सिल्क मिल्स के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आज, क्योंकि आपने ऐसे टाइम पे किया, क्योंकि कल मैंने देखिए इसी तर्ज पे जो आपने लॉजिक दिया था KKCL मैंने कल लॉन्च रेकमेंड किया था। और इस सियाराम सिल्क मिल्स भी जबरदस्त ब्रांड्स का ओनर और बहुत बड़ा करेक्शन देख चुका और अब नामचीने फंड्स और इन्वेस्टर्स भी इसमें एंट्री ले रहे हैं। तो इन लेवल्स पे तो बहुत सस्ता लगता है। सो आज के 2000 के लिए भी मतलब आपने दिया उसके लिए भी थैंक यू। मेरे दोनों स्टॉक्स आज उसमें आ रहे हैं। और अब मैं अगर एक्सप्लियो सॉल्यूशंस की बात करूं तो एक्सप्लियो सॉल्यूशंस मेरा आज का
जेम स्टॉक है। और उसमें एक खास बात और कह दूं कि एक्सप्लियो को मैंने पहली बार रेकमेंड किया है। लास्ट टाइम जब रेकमेंड किया था तो ये था SQS BFSI, बट मैंने यहां पे चैनल में इस पारी में रेकमेंड नहीं किया अनिल जी, पहले किया हुआ है। उसके बाद मैं थोड़े दिन तक विराम में था और 2017, 18, 19 में कंपनी में बहुत चेंजेस आए और एक 2017 में एक्सप्लियो बॉन्ड हुआ और ए सिस्टम टेक्नोलॉजीज बोल के एक कंपनी है जर्मनी में, उन्होंने इनके पेरेंट को टेक ओवर किया, फिर यहां पे भी नाम इनका एक्सप्लियो सॉल्यूशंस हो गया। सो थोड़ा सा चेंजेस आए हैं बहुत बड़े ऊपर के लेवल पे, बट इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी। आज एक्सप्लियो ग्रुप 15,000 लोगों का एक एम्प्लॉइज का एक ग्रुप है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जिस तरीके से अभी जो माहौल बना हुआ है डिसरप्शन का, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ये BFSI सेगमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। और इस पर्टिकुलर सेक्टर में जैसे कि हम फिनटेक्स की बात करते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट भी आप देखिए, हम लोग जैसे बिजनेसेस सारे सब लोग ऑपरेट कर पा रहे हैं तो बिकॉज दे आर ऑल डिजिटलाइज्ड एंड वर्क फ्रॉम होम इजीली पॉसिबल होता है। तो ये लोग इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, एंड टू एंड क्वालिटी सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टिंग ये सारी देते हैं और बिजनेस एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग BFSI सेगमेंट के लिए करके देते हैं। सो ओवरऑल ये तो गया कंपनी का बैकग्राउंड, बट मैं कंपनी के फंडामेंटल्स देख रहा था, दे वर एक्सीलेंट, बहुत ही बेहतरीन है। और आप सबसे बढ़िया बात देखिए, कंपनी 10 के P मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37-38 के लगभग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 27-28 के लगभग है, और प्रॉफिट पिछले 3 साल का अगर कैगर देखे तो 18-19% के लगभग से ग्रो कर रहा है। और सबसे बढ़िया बात है करेक्टेड लेवल्स पे मुझे जो सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है चीजें है कि आप देखिए अक्टूबर नवंबर में ये स्टॉक 650 तक गया हुआ, उसके बाद वापस से 20% नीचे मिल रहा है, और वो भी IT स्टॉक, जहां पे आप देखिए जिस तरीके से एक्सपोर्ट्स में जो कंपनियां हैं, IT, फार्मा, FMCG, टेक्सटाइल्स, मुझे लगता है क्योंकि लोकल कंजम्पशन में इश्यूज आ सकते हैं बट वहां पे इश्यूज नहीं आएंगे, वो सारे मार्केट्स अब धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, और जिस तरीके से मैं दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स को चेक कर रहा था तो दिसंबर 2019 में 14 करोड़ का पैट था, उसके सामने दिसंबर 2020 में इनका 17 करोड़ का पैट है। तो कंसिस्टेंटली ये कंपनी 40-50 करोड़ के लगभग कमाती आ रही है और 500 करोड़ की कंपनी है, 550 करोड़ की। मुझे लगता है इन लेवल से बिल्कुल स्टॉक को लेना चाहिए और कुछ नामचीने इन्वेस्टर्स इसमें भी एंट्री लिए हुए हैं। और ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेते हैं तो 630 का पहला टारगेट, और ऊपर के हाइज में बता दूं ये 1090 भी दिखाया हुआ है पहले। ओके, तो ये है आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक एक्सप्लियो सॉल्यूशन, 575 रुपए के आसपास का स्टॉक है और कितना 1000 के ऊपर के टारगेट्स भी आए हैं। क्या बात है, वाह गजब। 630 के छोटे टारगेट अभी रखें आप और बड़े टारगेट आपको रखनी है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जैन साहब की तरफ से। बड़े टारगेट से याद आया, देखिए स्टॉक्स में शुगर शेयरों में 1 दिन 1.5 दिन के करेक्शन के बाद फिर से वही क्रांति लौटती हुई नजर आ रही है और ये क्रांति आप देखिए जबरदस्त आती दिख रही है। EID पेरी ये स्टॉक हमारी रिकमेंडेशन, इसका कल का स्टॉक एक और इंडिया ग्लाइकोल, ये भी आपको जबरदस्त मजबूती में आता दिख रहा है। EID कोठारी शुगर आप देखिए 30 रुपए पहुंच चुका है जैन साहब का। जैन साहब आपका कोठारी शुगर भी 30 रुपए हो चुका है। टारगेट्स क्या है इसके? मैंने 35-40 रुपए के टारगेट दिए और मुझे लगता है कि ये बहुत सस्ते वैल्यूएशन से और पूरे अगर मार्केट कैप को देखें तो बहुत सस्ता है। और थैंक यू अनिल जी, आपने परसों रेकमेंड किया और उसके बाद आई थिंक हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स ये किया। और पहले एक बार ये स्टॉक 2006 में 125-150 के लेवल्स भी दिखाया हुआ है, तो उन लेवल्स पे जो ट्रेड किया हुआ स्टॉक है और आज चूंकि इतने नीचे है तो कई बार रडार पे नहीं आता एनालिस्ट के या कोठारी शुगर। मुझे भी याद है अनिल जी, आप भी ऐसे इजीली कोई भी स्टॉक को एक्सेप्ट नहीं करते, जब भी हम लाते हैं तो मुझे बहुत पिच करना पड़ा था, तब आपने एक्सेप्ट किया था और उसके बाद और आपने और एनालिसिस आपकी पूरी टीम भी करती है, आप पूरे लग जाते हैं, तो उसके बाद आपने जब अप्रूव किया और आप जब खुद बोल दिए तो मुझे लगता है कि स्टॉक के दिन पूरे चेंज होने वाले हैं। ये स्टॉक 35-40 तक जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। जिस तरीके से इथेनॉल की डिमांड है, देखिए जिस तरीके से लग रहा है क्रूड ऑयल बढ़ रहे हैं, तो ये शुगर की स्टोरी पूरी डिफरेंट होने वाली है। हमारे वो है ना जैन साहब, US FDA जैसा क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन होता है। अब उसमें भी कभी कभार हो जाए कोई प्लांट ऐसा, किसी एक आध एक्सपर्ट का कोई प्लांट ऐसा निकल जाए, वो अलग बात है। बट जहां तक कोशिश होती है कि सारे स्टॉक्स US FDA कंप्लायंट निकले, बिल्कुल वैसे ही ANDA और उनकी ड्रग्स और उनकी दवाएं जो मंजूर होती है, ताकि क्या है कि कम से कम देखिए स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट लॉस होना एक अलग बात है, वो तो आप अच्छे से अच्छे शेयर में भी नुकसान कर सकते हैं और खराब से खराब शेयर में भी पैसा बना सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश और आप सब लोगों की कोशिश यही रहती है कि स्टॉक्स आपको अच्छे
अच्छे दिए जाए। खराब शेयर में नुकसान हो भी जाएगा तो आगे पीछे आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, कभी न कभी आपको वो प्राइस रिकवर करके देगा, लेकिन खराब शेयर में आप फंस जाए तो वो अच्छी बात है। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जैन साहब जो जेम्स ढूंढ कर लाते हैं, भले कम लिक्विड हो लेकिन उसके बावजूद उनमें रिसर्च भी ज्यादा करनी पड़ती है, मेहनत भी ज्यादा लगानी पड़ती है, श्योर भी ज्यादा होना पड़ता है कि जो रिकमेंड कर रहे हो वो ठीक तो है ना। शुक्रिया जैन साहब ये बेहतरीन टिप्स देने के लिए, साथ ही टेक्सटाइल स्टॉक्स पर भी अपनी राय देने के लिए। आइए हम बढ़ते आगे। जय तैयार है अपने जैकपॉट शेयर के साथ। बताएं जय। जी अनिल जी, डीएलएफ में खरीद कर चलने की सलाह है। 255 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो करीब अभी 10 रुपए 75 पैसे 10 रुपए 80 पैसे के रेंज में मिल रहा है, इसको खरीदना चाहिए अनिल जी। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है, 8 रुपए 35 पैसे का एक स्टॉप लॉस रहेगा 8.35 का। एंड फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पर अनिल जी बनकर आ रहा है दैट वुड बी 14.5, 14.5 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 17 का दूसरा टारगेट रहेगा। डीएलएफ में जो हिसाब से एक रिकवरी देखने मिलती है, जो हिसाब से कंसोलिडेशन हुआ है ये स्टॉक में, लगभग अनिल जी मैं कहूंगा 240 से लेके जो 255 तक की जो ये रेंज है वो निकल जाएगी। 255 के ऊपर जैसे ये स्टॉक निकलेगा और ये 15 रुपए की रेंज का ब्रेकआउट आएगा तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लगभग हमें 270 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। बट 260 तक भी अगर ये स्टॉक हो जाता है 260-62 तक, तो हमारे जो टारगेट्स है दोनों ही टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए डीएलएफ का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय जय की तरफ से। अगला बिल्कुल बंसल जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं बंसल जी। अनिल जी, सारे ऑयल एंड गैस वाले अच्छे लग रहे हैं, सब कवर हो चुके हैं। एचपीसीएल, बीपीसीएल, और अब जो स्टॉक मेरी नजर पे आया है जो कवर नहीं हुआ है वो है स्टॉक पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक और यहाँ पर खरीदारी की राय है 240। आज के जो लोज हैं वो स्टॉप लॉस है, 240 का स्टॉप लॉस है, 247 से लेकर 249 के टारगेट जोन के लिए पेट्रोनेट एलएनजी है चार्ट कॉर्नर पिक। ओके, अगला कॉल है आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से। हिमांशु जी के लिए बिगुल बीटीएसटी का। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, फार्मा स्टॉक एक रडार पर आया है। मुझे लगता है कि एक अच्छी कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ये स्टॉक में अब एक मूव बड़ा देखने को मिल सकता है। स्टॉक है लुपिन। अनिल जी, पिछले काफी दिनों की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक आज एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छा ब्रेकआउट यहां पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट लेवल्स पर अनिल जी फ्यूचर्स 1085 1086 के आसपास का भाव है। करंट लेवल्स पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 1072 1072 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। पहला टारगेट 1110 रुपए का, और उसके ऊपर अनिल जी अगर स्टॉक निकलता है तो एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट मुझे लगता है कि फर्दर यहां पर बनता हुआ नजर आएगा और स्टॉक आने वाले दिनों में 1150 1170 तक के लेवल्स भी यहां पर दिखा सकता है। तो लुपिन में यहां पर खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, तो लुपिन पर रखिए नजर। कई दिनों से रेडार पर आ रहा है, 1100 के लेवल्स क्रॉस करने के लिए काउंटर तैयार लगता है। देखते हैं पालविया साहब को क्या पसंद आ रहा है बिल्कुल बीटीएसटी का, पालविया साहब के लिए। बताएं सर। दीपांशु जी, मेरा फोकस इंश्योरेंस सेक्टर पे ही है। मॉर्निंग में हमने पिक ऑफ द डे में एसबीआई लाइफ दिया था, ऑलमोस्ट उसके टारगेट अचीव हो गए। 20 पैसे से टारगेट रह गया, 1019 रुपए 80 पैसे का हाई बना। हमने 1020 के टारगेट सजेस्ट किए थे। अब इसी सेक्टर से जो दूसरा स्टॉक मुझे यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। ये स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग एक्शन देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में और आज ओपनिंग के बाद से जिस तरीके से एक्शन दिखा रहा है स्टॉक, हमें लगता है कि इसको यहां से अभी बाय करना चाहिए। 571 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 563 के आसपास, और हमें लगता है ड्यूरिंग द डे जो टारगेट आना चाहिए वो आना चाहिए 584 से 588 तक के। तो ये सेक्टर ही काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। और जिस तरीके से पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू में बाइंग दिख रही है, हमें लगता है ड्यूरिंग द डे ये सेक्टर काफी अच्छा करता हुआ दिखेगा। तो आईसीआईसीआई प्रू 584 588 के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह है।
ओके, तो आईसीआईसीआई प्रू यहां पर खरीदारी की राय है। इंश्योरेंस स्टॉक्स पर कन्विक्शन और बढ़ते हुए दिख रहा है। देखते हैं शुभम जी को क्या पसंद आ रहा है। बिल्कुल छोटा ऑप्शन, बड़ी कमाई का। बताएं शुभम जी। दीपांशु जी, एक और जो सेक्टर जहां पे मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है वो है पावर स्टॉक्स। और मुझे लगता है कल भी पीएफसी आरईसी दोनों ने अटेम्प्ट किया था एक ब्रेकआउट देने का, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन आज फिर से यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है। और स्पेशली अगर हम पीएफसी को देखें तो कल भी यहाँ पे काफी लॉन्ग एडिशंस डेटा पॉइंट में देखने को मिले थे और आज भी कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे लॉन्ग एडिशंस होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है एक परफेक्ट ब्रेकआउट कैंडिडेट है। तो 110 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अभी ₹4.75 पे ट्रेड कर रहा है पीएफसी का। इसको खरीदें। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें ₹3.5 पे और अपसाइड में मुझे लगता है ₹7.5 तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो पीएफसी पे खरीदारी करें। ओके, पीएफसी पे करें खरीदारी। ये है राय आपके लिए आज आती हुई शुभम जी की तरफ से। ऑप्शन के जरिए 110 वाला कॉल ऑप्शन ₹5.25 में लेना है। बढ़ते हैं आगे। अब वक्त है आपके लिए नाक नच जाएंगे, कमाई कराएंगे। कुशल गुप्ता है तैयार। बताइए कुशल, कौन सा स्टॉक है आज जिसके रिजल्ट्स आने वाले हैं दमदार? अनिल जी, कंसाई नेरोलैक पेंट कंपनी है जिसके नंबर जो है 7 मई यानी कि परसों आते हुए नजर आएंगे और बेहतरीन आंकड़े हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। यहां पर स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो सबसे कौन सी है कुशल? कंसाई नेरोलैक। हो हाँ, दीप को मिल ही नहीं रहा था स्टॉक। इतनी देर से दीप ढूंढ रहे थे कंसाई किधर। दीप स्टॉक मिल गया अब आपको? अनिल जी मिल गया कंसाई नेरोलैक स्टॉक। और अनिल जी, कुशल इससे पहले कि अनुमान बताएं, एक ऑब्जर्वेशन मैं बताऊंगा सर। जब भी हर सीजन जब भी हम नतीजे आएंगे कमाई करते हैं, ये सेगमेंट करते हैं, रेगुलरली पिछले एटलीस्ट 6 क्वार्टर से ये स्टॉक नाक में फीचर हुआ है। तो कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर रहता है सर जब भी अर्निंग्स की बात होती है। क्या बात है, वाह क्या बात है। तो ये एक और बढ़िया रिसर्च दीप ने आपके सामने रखी है कि पिछले 6 तिमाहियों से लगातार नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में ये स्टॉक शामिल होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कितनी सॉलिड है और इस बार कितनी सॉलिड रहेगी। अब कुशल आप बताइए। बेहतरीन नंबर्स आने की उम्मीद है अनिल जी। और यहां पर स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो कंपनी का जो इंडस्ट्रियल और डेकोरेटिव सेगमेंट है वो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। खासकर अगर आप देखें तो ऑटो बिक्री में जिस तरह से तेजी आती हुई दिखी है, उससे इनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड खासकर जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है वहां पर दमदार रहने का अनुमान है। और जो टोटल वॉल्यूम ग्रोथ है वो हम 27 से 30% की कर चल रहे हैं। तो वॉल्यूम ग्रोथ इतनी दमदार है तो इनका जो रेवेन्यू है वहां पर भी बेहतरीन तेजी, करीब 15% की बढ़त के साथ 1245 करोड़ पर आ सकती है। और जिस तरह से कंपनी ने कॉस्ट मैनेजमेंट किया है उस वजह से इनका जो कामकाजी मुनाफा है वो 42% बढ़कर करीब 190 करोड़ रुपए पर रह सकता है। और इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो इनकी मार्जिन्स पर क्लियरली फिर रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। करीब 3% इनकी मार्जिन्स बढ़कर 15.3% पर आ सकती हैं और कॉन्सिक्वेंटली कंपनी का मुनाफा और ज्यादा बढ़ेगा और 78% की ग्रोथ जो है हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और 120 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज कर सकती है। तो सभी पैरामीटर्स पर, चाहे वॉल्यूम ले लीजिए या कामकाजी मुनाफा या मार्जिन, कंपनी दमदार आंकड़े पेश कर सकती है। ओके, तो कंसाई नेरोलैक इस पर रखनी है नजर। और लगभग हर तिमाही जब भी हम नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे की बात करते हैं, हम देखते हैं कि ये काउंटर फीचर होता है। इस बार भी अच्छे नतीजों का अनुमान लगा सकते हैं। बंसल जी, चार्ट्स पर भी देखें 600 के जस्ट करीब है। टेक्निकली कैसा स्ट्रक्चर दिखता है सर इस पे? करेक्शन से स्टॉक निकल रहा है और नीचे में काफी अच्छा बेस बना हुआ है इसका। करेक्शन से स्टॉक निकल रहा है और आज के लिए देखें लेवल्स देखें। आज के लिए लेवल है 578 का, नीचे में एक अच्छा लेवल है। और एक बार ये स्टॉक 601 602 के ऊपर निकलेगा तो एक बड़ा रिवर्सल, 601 602 के ऊपर निकलेगा तो एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा। टेक्निकल स्ट्रक्चर बढ़िया है। इन स्तरों पर करेक्शन पर खरीदारी की राय है और मोमेंटम के लिए खरीदारी की राय होगी 602 के ऊपर।
ओके, 602 के ऊपर निकलेगा तो और तेजी बनेगी, फिलहाल मजबूत तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है 9:45 का। हर बुधवार सिट की सिट। बताएं सिद्धार्थ जी, आज की थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और सभी को। आज की थीम अभी जो महीना चल रहा है रिजल्ट्स का, उसी के ऊपर है, और ये जो थीम का नाम है वो है अर्निंग स्टार। जिसके जिसके अर्निंग्स बहुत मजबूत है, जिसके पिछले तिमाही मार्च के क्वार्टर्स के अर्निंग्स अच्छे आए हैं, वो स्टॉक्स चुन के लाए हैं आज। और एक्सपेक्टेशन ये सारी कंपनियों के आने वाले 2 सालों के लिए, यानी FY22 और FY23 के लिए दमदार है। मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन भी, आउटलुक भी बहुत स्ट्रांग है, और ये चीज बहुत जरूरी है कि ये अर्निंग स्टार्स में हम आज मिक्स वेज लेके आए हैं। मिक्स वेज मतलब अलग अलग सेक्टर्स को लेके आए हैं जो परफॉर्मिंग सेक्टर्स है, जैसे कि केमिकल, फार्मा, टेक्नोलॉजी और सीमेंट प्रोडक्ट्स। ओह, क्या बात है, मिक्स वेज। ओके, वैसे एक चीज पूछूं आपको सिद्धार्थ जी, मतलब मैं कभी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ, और वो 4-5 सब्जी अगर वेटर बताता है कि ये ले लो, कुछ समझ नहीं आता, फिर हम कहते हैं अच्छा कुछ नहीं समझ आ रहा, मिक्स वेज ही दे दो। तो ऐसा तो नहीं कहीं कि मतलब आपको कोई थीम समझ में नहीं है तो चलो आज मिक्स वेज वाली यही वाली थीम दे दे, ऐसा तो नहीं, या जानबूझ के चुन के लाए हो आप? नहीं सर, एकदम जानबूझ के चुन के लाए हैं, और रिजल्ट एक एक कंपनी का दमदार है। ये मिक्स वेज चॉइस से नहीं, बहुत चांस से नहीं, चॉइस से लेके आए हैं। चलिए बढ़िया, मिक्स वेज, और मिक्स वेज का भी अपना मजा है, ढेर सारी सब्जियां और उसमें बेहतरीन स्वाद। तो आइए आपके पोर्टफोलियो को बेहतरीन बनाने के लिए सिद्धार्थ जी तैयार है। सिद्धार्थ जी बताइए, आज की मिक्स वेज इस बेहतरीन अर्निंग थीम में कौन से स्टॉक्स हैं जो आपकी लिस्ट में है? आज के अर्निंग स्टार में पहली कंपनी जो मैं लेके आया हूं वो केमिकल की कंपनी है, अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड जिसका टारगेट होगा 10,100 रुपए का, 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से, 30% अर्निंग्स, रेवेन्यू 15% ग्रोथ, एबिटा 35% ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी 25% का ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग केपेक्स। अतुल लिमिटेड 10,100 के टारगेट के लिए। दूसरा जो स्टॉक है वो फार्मा से है, लॉरस लैब। लॉरस लैब का टारगेट होगा 553, 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से, यानी 30%, और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट 170% प्रॉफिटेबिलिटी में जंप, 70% सेल्स में जंप, और 1700 से 1800 करोड़ का केपेक्स होने वाला है। दमदार एपीआई की कंपनी लॉरस लैब। तीसरी कंपनी जो लेके आया हूं आज वो है टेक्नोलॉजी का मिड कैप कंपनी मास्टेक। टारगेट होगा 1930 का, 1930 का, 100 रुपए में से 20 रुपए लगाने हैं, 20%, अच्छे नतीजे, 40% का ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग FY22, और यूएस बिजनेस भी अच्छा करेगा। चौथी कंपनी जो है वो सीमेंट प्रोडक्ट्स है, और स्मॉल कैप कंपनी लेके आया हूं, विसाका इंडस्ट्रीज। विसाका इंडस्ट्रीज जिसका टारगेट होगा 768, 100 रुपए में से 20 रुपए लगाने हैं आपको, 20%, दमदार नतीजे, रेवेन्यू 50% ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में 150% का ग्रोथ देखने मिला है। इसलिए तो अर्निंग्स वाली सारी कंपनियां लेके आए हैं, और रूरल डिमांड बहुत जोरदार है विसाका इंडस्ट्रीज के लिए। चारों के अर्निंग्स दमदार हैं और आउटलुक आने वाले 1 से 2 सालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ये सभी कंपनियों को आपको चुन के लेके रखना चाहिए। मिक्स वेज अर्निंग स्टार। ओके, तो मिक्स वेज अर्निंग स्टार थीम सिद्धार्थ जी की तरफ से अगले 2 सालों के लिए अतुल लिमिटेड, लॉरस लैब्स, मैस्टेक, विसाका। तो यूजुअली एक ही थीम के सेक्टर्स आते हैं, एक ही थीम के स्टॉक्स आते हैं सिद्धार्थ जी की तरफ से, पर अब थीम अर्निंग्स की है और स्टॉक अलग अलग सेक्टर्स के हैं आपके लिए, पर बेहतरीन स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी अपनी SIP हमारे साथ शेयर करने के लिए। सिड की SIP नजर रखिए इन रिकमेंडेशंस पर आइए नजर रखते हैं कुछ और कॉल्स पर भी जो हमारे एक्सपर्ट से आ रही हैं। एक बिगुल हिमांशु जी के लिए BTST का। बताएं हिमांशु जी। जी दीपांशु, तो यहाँ पर जो अब स्टॉक जो रडार पर आया है वो टेलीकॉम स्टॉक है। स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। दीपांशु,
2 दिन पहले स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट यहां पर दिया था और उसके बाद कल के सेशन में अपने सपोर्ट जोन को रीटेस्ट करने के बाद आज के सेशन में वापस से यहां पर एक अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ नजर आया है। और कल जो न्यूज फ्लो मुझे लगता है कि यहां पर आया है 5G स्पेक्ट्रम को टेस्टिंग की जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मंजूरी मिली है, जो उससे चलते पॉजिटिव न्यूज फ्लोज है मुझे चलता है उसके चलते यहां पर वापस से ये स्टॉक्स फोकस में आते हुए नजर आ सकते हैं। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक यहां पर एक अच्छी ब्रेकआउट के पोटेंशियल रखता है और मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक 550 560 का हर्डल क्लियर करने में कामयाब होता है तो मुझे लगता है 600 रुपए तक की पोजिशनल मूव यहां पर आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। फिलहाल यहां पर भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में करंट लेवल पे खरीदारी की राय है। करंट लेवल्स लगभग 564 565 रुपए के हैं। 557 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 575 और 582 रुपए तक के यहां पर आज और कल तक के टारगेट्स भारतीय एयरटेल में देखने को मिल सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल कल पिक ऑफ द डे में रिकमेंडेशन थी वागले साहब, किरण जी और बंसल जी की तरफ से। 2-3 दिनों से हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर आ रहा है और अब हिमांशु जी की तरफ से भी खरीदारी की राय है 582 के फाइनल टारगेट के लिए। ऑप्शंस की एक बढ़िया स्ट्रैटेजी लेकर तैयार है श्रीकांत जी, स्वागत करते हैं उनका। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए। गुड मॉर्निंग श्रीकांत जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग दीपांशु। रुपये जी देखिए, वैसे फॉलोअप बाइंग अगर हम किसी में देखते हैं तो फार्मा है और इलेक्ट्रिक है और मुझे लगता है कि वहां पे अगर आप देखो तो लूपिंग लेबोरेटरीज में आज आफ्टर मल्टी वीक एक ब्रेकआउट का फॉर्मेशन बन रहा है और साथ ही साथ JSW स्टील में तो मुझे लगता है दोनों में काम करना चाहिए विद स्मॉलर स्टॉप लॉस, क्योंकि दोनों में जो एक्शन आ सकती है वो जबरदस्त आ सकती है। 3 दिनों का कंसोलिडेशन JSW स्टील में भी हमने देखा है। तो JSW से अगर आप 750 पे अगर कॉल ऑप्शन देखते हो तो वहां पे अभी करंट रेट पे 33 रुपीज पे और कल के दिन में जब मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस आई थी तो ये तकरीबन कुछ 28-26 के करीब गया था। तो 26 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 33 रुपीज में 750 के JSW स्टील के कॉल ऑप्शन बाय करें और यहाँ पे हमें लगता है कि एक बार ये वापस 45 के लेवल दिखा सकता है जो इस एक्सपायरी के हाईएस्ट लेवल थे JSW स्टील के लिए। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि लूपिन लेबोरेटरीज में ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक एक ब्रेकआउट पे आ चुका है और पिछले दिनों में जब हमने फार्मास्यूटिकल्स में एक करेक्शन देखा था तो ये स्टॉक वहां पे आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको जो 1100 के जो कॉल ऑप्शन है वहां पे हमें ध्यान रखना है। 44-45 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है एट 35 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रखेंगे हम यहाँ पे 65 रुपए। ओके, तो 2 कॉल्स आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। एक तो JSW स्टील, इस पर नजर रखिए। 750 का कॉल आपको खरीद कर जाना है 33 रुपए में, 45 रुपए का टारगेट यहां पर आप रखकर चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक श्रीकांत जी, उस पर एक बार जरा लेवल्स फिर से बता सकते हैं। 1100 की कॉल किसी खरीदनी है? बिल्कुल, 1100 की कॉल ऑप्शन हमें लेनी है लूपिन लेबोरेटरीज की, लूपिन लैब। ओके, तो ओके, अंडरस्टूड। तो लुपिन की 1100 की कॉल आप खरीद कर चले 45 रुपए में, वहां पर 65 का टारगेट लगाना है। तो JSW स्टील, लुपिन, ये हैं 2 कॉल्स आपके लिए श्रीकांत जी की तरफ से आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। बढ़िया एक्शन इन दोनों काउंटर्स में आपको बनते हुए दिख रहा है। बढ़िया एक्शन कुछ मेटल स्टॉक्स में भी बनते हुए दिख रहा है। पालविया साहब, NMDC पर नजर डाली, अच्छी तेजी आई है 4% ऊपर 165 के लेवल पर। कोई राय सर इस पे? जी बिल्कुल, कंटिन्यूसली ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में बना हुआ और जिस तरीके से आज भी ओपनिंग के बाद से बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में बने रहना चाहिए। इसका सेटअप ये दिखाता है कि ये स्टॉक में यहाँ से 175-180 तक के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। ट्रेडिंग के हिसाब से आज अगर इंट्राडे प्योरली ट्रेड की बात करें तो इंट्राडे में 165 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 162 के आसपास और ड्यूरिंग द डे के टारगेट होंगे 170 तक के। लेकिन इसका पोजिशनली सेटअप काफी अट्रैक्टिव है और जिस तरीके से स्टॉक में मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो इसमें जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए 2017 के जो लेवल थे मार्च 2017 के, वो लेवल को भी इसने मंथली चार्ट पे अब ब्रेकआउट देके उसके ऊपर ट्रेंड कर रहा है। तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट इस स्टॉक में हुआ है। तो इसके बड़े टारगेट है 180 तक के पोजिशनल और ट्रेडिंग के टारगेट 170 तक के, 162 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त JSW स्टील पर। आइए, आज कैबिनेट की अहम बैठक है 11 बजे और 11 बजे की बैठक में क्या कुछ हो सकता है बताने के लिए हमारे संवाददाता चेतन भूटानी इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। चेतन, बताइए क्या है एजेंडा आज का?
वेरी गुड मॉर्निंग सर। जो हमारे सोर्सेज इस टाइम को बता रहे हैं वो दो अहम मुद्दे हो सकते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो 11:10 पे आज मिलने वाली है। इनफैक्ट मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो आईडीबीआई स्टेक सेल की बात थी जो काफी टाइम से पेंडिंग थी, उसमें भी आज डेवलपमेंट हो सकती है। इनफैक्ट कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उस पर चर्चा करेगा और विचार करेगा कि किस तरीके से उसको आगे लिया जाए। इनफैक्ट फिलहाल आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी जो है लगभग 45.28% है और सरकार के साथ साथ एलआईसी भी अपने हिस्सेदारी बेचने पर सहमति बना चुकी है, जो हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं। इनफैक्ट जो दूसरा एजेंडा इंपॉर्टेंट रहेगा आज वो ये रहेगा कि बीएचईएल की सब्सिडियरी इलेक्ट्रिक मशीन्स लिमिटेड जो केरला में रोटेटिंग मशीन्स बनाती है उस पे भी एक डिसीजन आने की उम्मीद है, जो सरकार अपना एक 51% हिस्सा बेचने की हिस्सेदारी पे कंसिडर कर सकती है। तो दो महत्वपूर्ण फैसले आज यूनियन कैबिनेट में आ सकते हैं। लगभग मेरे सोर्सेज बता रहे हैं 12 साढ़े 12 बजे तक ये फाइनल डिसीजन हो सकता है और कैबिनेट ब्रीफिंग अगर हुई हम अपने दर्शकों को डेफिनेटली सबसे पहले बताएंगे कि क्या क्या अप्रूवल आया है। तो ओके, तो कैबिनेट की बैठक में दो बातों पर चर्चा होगी आज। एक तो आईडीबीआई बैंक में एलआईसी और सरकार की जो हिस्सेदारी है उसे बेचने के बारे में, और दूसरा भेल की एक सब्सिडरी कंपनी है उसमें 51% हिस्सेदारी बेचने के बारे में। तो ये दो बड़ी चीजें हैं जिस पर आज आपकी नजर रहनी चाहिए। ये आज की बैठक में एक्शन पूरा होने की संभावना है, इस पर नजरें बनी रहेगी। आरबीआई गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी, और भेल ये स्टॉक मजबूती के साथ बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। एक बार जरा इस पर राय ली जाए बंसल जी से। बंसल जी, भेल आपका पसंदीदा शेयर भी रहा है? देखिए अनिल जी, पसंदीदा शेयर है, नीचे भी रिकमेंड करा था और डे बिफोर यस्टरडे भी इसको रिकमेंड करा था। और अब यहाँ पर एक नीट क्लियर स्टॉप लॉस जो है 53 रुपीज पे आ गया है और ये स्टॉक तैयारी कर रहा है एक बड़े ब्रेकआउट की। 57 रुपए के लेवल टूटेंगे तो एक बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। और डे बिफोर यस्टरडे भी अनिल जी बोला था कि ये वो कन्वेंशनल वाला बीएचईएल नहीं रहा है, इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले चार्जिंग स्टेशन लग चुके हैं और एक चार्जिंग स्टेशन तो मेरे घर के पास ही लगा हुआ है। तो टेक्निकली एक बड़ा रीरेटिंग का कैंडिडेट बनेगा जैसे 57 रुपए के प्राइसेस टूटेंगे, और टूटने की वेट नहीं करनी चाहिए, इन स्तरों पे बाय करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए भेल पर राय। आइए करते हैं शुरुआत 10 की कमाई की। 10 की कमाई में आप सबका स्वागत है। आप गवर्नर साहब बोलने की तैयारी में, उससे पहले जल्दी से एक बार बंसल जी से फटाफट। बंसल जी 30 सेकंड है, आप अपना 10 की कमाई का स्टॉक एक बार बता दें सर। अनिल जी, मेरा 10 की कमाई का स्टॉक है चेन्नई पेट्रोलियम। काफी समय बाद अच्छे तिमाही के नतीजे आए थे और जिस तरीके से ये स्टॉक खड़ा हुआ है, जिस तरीके से टेक्निकली चला भी नहीं है स्टॉक, क्रूड बढ़ रहा है, तो यहाँ पर निवेश की राय है 3 महीने का नजरिया बना के निवेश करना चाहिए। और मुझे लगता है 138, 140 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। काफी लंबी मंदी से स्टॉक निकल रहा है, तो 138, 40 के टारगेट्स के लिए यहाँ खरीदें। 3 महीने के 6 महीने लग सकते हैं, बट टेक्निकली ऑल इज वेल। ओके, 138, 140 के टारगेट के लिए करें आप खरीदारी। ये है आपके लिए चेन्नई पेट्रो में राय। चेन्नई पेट्रो पहले भी कुणाल जी और राकेश जी ने रिकमेंड किया था, उसके बाद स्टॉक जबरदस्त चला, नतीजे भी बड़े दमदार आए थे और यहां पर खरीदारी करने की राय है इस वक्त। चलिए बढ़ते आगे, और इस वक्त बस कुछ ही सेकंड्स में आरबीआई गवर्नर साहब आपके सामने अपनी बातचीत रखेंगे। 10 की कमाई के कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आने की तैयारी में। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स भी, आज जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बुधवार का दिन है, जैन साहब का दिन है, जैन साहब हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में, उनसे भी हम लेंगे। लेकिन तब तक आइए एक बार जल्दी से आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ रुख करते हैं। 10 बज चुके, किसी भी वक्त गवर्नर साहब की तरफ से बड़े ऐलान होने की संभावना है। बड़े ऐलान इस चीज को लेकर होंगे कि क्या कुछ हो सकता है गवर्नर साहब की तरफ से, इस पर करना है फोकस। इस वक्त के जो हालात है उसको देखते हुए गवर्नर साहब अपनी बात सामने रखेंगे। बैंक्स के लिहाज से और कॉर्पोरेट के लिहाज से ये आने की तैयारी में है। तो बस कुछ ही क्षणों में आपके सामने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। 10 बजे वो मीडिया को संबोधित करने वाले हैं और उसका आपके सामने यहाँ पर पूरा का पूरा रिएक्शन आता हुआ दिखेगा। इस बीच इस गवर्नर साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले बाजार का एक बार रुख देख लीजिए।
14,533 का लो बना है, 14,608 का हाई और 14,580 के आसपास, यानी कि दिन के हायर पॉइंट की तरफ है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो 32,375 के आसपास है और 32,600 के आसपास डे हाई पर तो बैंक निफ्टी डे हाई पर आता हुआ दिख रहा है, निफ्टी भी हायर लेवल की तरफ है। और यहां से अब गवर्नर साहब किस तरह की बात कहते हैं, दो खास बातें हैं जिन पर आपको नजर रखनी। एक तो कारोबारियों के लिहाज से एसएमईज और एमएसएमईज को किस तरह से पैसा मुहैया करवाया जाए, किस तरह से उन्हें लिक्विडिटी दी जाए, वर्किंग कैपिटल दी जाए, प्लस उनके जो लोन उन्हें भुगतान करने, किस्तें जो जमा करनी है, इंस्टॉलमेंट्स जो देनी है, उसमें अगर उन्हें रिलीफ की जरूरत है तो वो रिलीफ किस तरह से दी जाए। ये दो मुद्दे हैं, लिक्विडिटी के लिहाज से भी और उनके किस्तों के भुगतान के लिहाज से भी। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि मॉरिटोरियम को लेकर भी कुछ कहेंगे। आइए गवर्नर साहब आ चुके हैं, चलते हैं सीधे आरबीआई। I have a few announcements to make and they are as follows. I would request your patience. As the financial year 2020-21, the year of the pandemic, was drawing to a close, the Indian economy was advantageously poised relative to the peers. India was at the foothills of a strong recovery, having regained positive growth, but more importantly, having flattened the infections curve. In a few weeks since then, the situation has altered drastically. Today, India is fighting a ferocious rise in infections and mortalities. New mutant strains have emerged, causing severe strains on healthcare and medical facilities, vaccine supplies, and frontline health personnel. To come forward once again to address the challenges posed by the current wave of the pandemic while remaining on guard against future waves. In closing, I again quote the words of Mahatma Gandhi, and I quote, "Our faith should be like an ever-burning lamp which not only gives us light but also illuminates the surroundings." Thank you. Namaskar. आरबीआई गवर्नर की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने कोविड से लड़ने के लिए आरबीआई की तरफ से किए जाने वाले उपायों की दी जानकारी। और सबसे बड़ी घोषणा आज जो की गई है वो है कि एक ऑन टेप 50,000 करोड़ की कर्ज की रकम मुहैया करवाने की बात कही है। इमरजेंसी हेल्थ सिक्योरिटीज के लिए कोविड से जुड़े हुए सारे जो बिजनेसेस हैं, चाहे वो इक्विपमेंट बनाने के हों, चाहे ऑक्सीजन से जुड़े हुए हों, चाहे फिर वो पैथ लैब हों, चाहे हॉस्पिटल्स हों, उनके लिए लिक्विडिटी सुविधा मुहैया करवाने के लिए 50,000 करोड़ का एक कर्ज का अमाउंट रखा गया है। बैंक्स को अलग से कोविड से रिलेटेड लोन बुक बनानी होगी। इसके अलावा भी 10,000 करोड़ की एलटीआरओ में स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए फैसिलिटी दी गई है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी जो कर्ज देना है उसके लिए 500 करोड़ की लिमिट दी गई है। साथ ही आम नागरिकों को जिन्हें बैंक अकाउंट खुलवाना है या जो बैंक अकाउंट खुलवा चुके हैं उन्हें जो केवाईसी की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, अब वीडियो केवाईसी को लाया जा रहा है, इसको मंजूरी दी गई है। तो ढेर सारे उपाय आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से आते हुए दिखे ताकि इस कोरोना की जंग में आरबीआई की तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन हो सके। आइए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अजय बग्गा साहब और साथ ही वृंदा जागीरदार जी भी। अजय सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कैसे देख रहे हैं आप आरबीआई गवर्नर साहब के ऐलानों को और सबसे खास बात आपको क्या लगी है? जी अनिल जी, पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट देखना है, फिर सेकंड ऑर्डर इंपैक्ट देखना है। फर्स्ट ऑर्डर अगर आप देखें जो उन्होंने कहा कि क्या चीज ठीक चल रही है, क्या चीज चिंताजनक है और ये कोविड के चलते स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है इकोनॉमी में, इसलिए हम ये स्टेप्स लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो आपने ऑलरेडी कही, कोविड लोन बुक, वो जो बैंक्स को 3 साल के लिए पैसा रेपो रेट पे मिलेगा और जितना पैसा वो लेंड करेंगे अगर उनके पास आगे जाके सरप्लस होता है तो 40 बेसिस पॉइंट कम कीमत पे वो रिवर्स रेपो रेट पे उसको डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही एक बड़ा प्रोत्साहन है जिन सेक्टर्स को चाहिए और इसको प्रायोरिटी सेक्टर बुक में भी आ जाएगा। तो स्पेशली जो फॉरेन बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, वो प्रायोरिटी सेक्टर बुक बना नहीं पाते पूरी तरह, वो खरीदते हैं एसेट जाके एनबीएफसी से, पुराने ट्रक्स के एसेट, इस तरह की चीजें खरीदते हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है जिसको तकलीफ है ये प्रायोरिटी सेक्टर बुक बनाने में। तो इसमें मेरे ख्याल से टेकर्स आ जाएंगे स्ट्रेट।
SLTRO को एक्सटेंड किया गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए, MFIs के लिए भी ज्यादा लिक्विडिटी, और MFIs को जो लेंडिंग है स्मॉल फाइनेंस बैंक की उसको भी प्रायोरिटी सेक्टर में लाया गया। तो SFBs के लिए पॉजिटिव है, MFIs के लिए भी पॉजिटिव है। तीसरा, MSME का जो डिडक्शन अलाउ हो रहा था MSME लोन्स के लिए CRR से, उसको एक्सटेंड किया गया दिसंबर तक। तो ये पॉजिटिव है सब बैंक्स के लिए। और बैंक्स अगर आप देखें, HDFC बैंक की भी कमेंट्री रही थी कि हम SME लोन बुक बढ़ा रहे हैं, एक्सिस बैंक के भी CEO ने बोला हम SME बुक बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव है। रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क को 30 सितंबर तक बढ़ाया गया, और इसमें फिर आप रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 अनाउंस हुआ अनिल जी, जो फरवरी में पिछले साल 1.0 हुआ था, ये बहुत दमदार है, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि ये बैंक्स को प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन और क्लाइंट्स को प्रोवाइड करेगा टाइम कि हम रिस्ट्रक्चर कर पाए लोन। तो सितंबर तक इसको एक विंडो खुली है, बहुत बड़ा टाइम दिया गया है 5 महीने का, और साथ में 90 दिन में इसको फिर लागू करना है, तो दिसंबर तक लागू कर सकते हैं। मॉरेटोरियम 2 साल का मॉरेटोरियम की बात की गई है, वो भी बढ़ाया गया। फिर KYC, ये जो वीडियो KYC वगैरह शुरू किया है, और ये उससे अहम बात यह है अनिल जी कि पेनलाइज कोई नहीं होगा अगले 6 महीने 7 महीने के लिए, पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी अगर KYC नहीं कर पाए लोग। बैंक्स बेचारे जो भी आ रहे हैं वो फ्रंटलाइन वर्कर्स ही हैं, मीडिया की तरह लोग कह रहे हैं कि बैंकर्स को भी वैक्सीनेट पहले करिए, वो आधा टाइम बैंक्स खुल रहे हैं 10 से 12 बजे, 10 से 1 बजे नॉर्मली। KYC बहुत लो प्रायोरिटी पे है, ये एक पॉजिटिव है। काउंटर साइक्लिकल बफर जो फ्लोटिंग प्रोविजंस बैंक्स की होती हैं 1 से 2% की होती है अनिल जी, और उम्दा बैंक्स ने ये बढ़ाई थी, ये अब रिलीज करना इनको अलाउ किया गया है। ये कैपिटल अलाउ करेगा जिनका कैपिटल कॉन्स्ट्रेंट है बैंक्स का, उनके लिए। और फिर ये स्टेट बैंक्स के लिए ओवरड्राफ्ट के रूल्स में वेज एंड मीन एडवांस जो होता है स्टेट बैंक्स स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो तो ऑलरेडी बढ़ाया गया था, बट ओवरड्राफ्ट के रूल्स भी फ्लेक्सिबल किए गए। 50 दिन वो क्वार्टर में ओवरड्रॉन रह सकते हैं, ये भी काफी बड़ी बात है, और 30 सितंबर तक ये नरमी दी गई है। मार्केट्स आपके सामने अनिल जी भाव भगवान है, और मार्केट्स ने इसको बिल्कुल वेलकम किया है। फिर से RBI कर्व से आगे है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि इनको कांग्रेट्स करना चाहिए अनिल जी। जी अनिल जी, बिल्कुल। तो आरबीआई ने समय से पहले प्रोएक्टिवली इस बार डिसीजन लिया है और बाजार उसको पसंद भी करता हुआ दिख रहा है। दिन की ऊंचाइयों के करीब ट्रेड करते हुए बाजार इस वक्त आपको नजर आएंगे। जानी मानी अर्थशास्त्री वृंदा जागीरदार जी भी हमारे साथ हैं इस वक्त, और हमेशा हर क्रेडिट पॉलिसी पे आप उन्हें सुनते हैं, तो आरबीआई गवर्नर साहब के जो भी एक्शंस हैं उन पर उनकी राय लेना जरूरी है। वृंदा जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी। बताएं कैसे देख रही हैं आप आरबीआई गवर्नर साहब की आज की कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों को, क्या असर पड़ेगा इसका? ये सारे मेजर्स जो आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस किए हैं ये बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत ही टाइमली है। और देखिए इस बार एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि फोकस कॉर्पोरेट सेक्टर पे नहीं है, फोकस स्मॉल बिजनेस, MSMEs और इंडिविजुअल्स पर है। किसका सबसे ज्यादा कोविड का सबसे ज्यादा असर इस सेक्शन पे पड़ा है, और ये लोग बहुत हाईएस्ट फ्रंट ऑफ कोविड इज बीइंग बोर्न बाय द सेक्टर। तो इसलिए आरबीआई गवर्नर ने बहुत टाइमली मेजर्स अनाउंस किए हैं, और मेनली बिकॉज ही इज ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट ग्रोथ। इस बार हमें लगता है कि जो कोविड का इम्पैक्ट है वो ग्रोथ पर उसका इम्पैक्ट जरूर होगा, उतना नहीं होगा जितना पहले था। जैसे उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑल्सो इन गुड शेप, बेटर शेप, और जो स्टेप्स ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट सपोर्ट जरूर मिल रहा है, और एग्रीकल्चर जो है वहाँ का सपोर्ट भी है, तो इसलिए उतना इम्पैक्ट नहीं होगा ग्रोथ पर, लेकिन ग्रोथ को लेकर जरूर चिंताजनक है। और जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है, अभी इन्फ्लेशन को पर कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि 5% से ज्यादा इन्फ्लेशन है, लेकिन फूड प्राइसेस बिकॉज ऑफ द मॉनसून थोड़े कम हो सकते हैं। तो इस स्थिति में आरबीआई गवर्नर ने कहा पहली बात इमीडिएटली रिलीफ जो है, जो लोग सफर कर रहे हैं कोविड से, तो जो कोविड लोन बुक उन्होंने सजेस्ट किया है वो बहुत ही अच्छा है, 50,000 करोड़ फॉर इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज, प्रोडक्शन के लिए भी और इंडिविजुअल्स के भी, पेशेंट्स के लिए भी, ट्रीटमेंट के लिए। और जो देंगे, जो कोविड लोन बुक के जो बैंक दे रहे हैं, ये जो उनके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा मनी फंड है, तो वो रिवर्स रिपो में जब डाल रहे हैं बैंक के साथ, रिजर्व बैंक के साथ, उसको 40 बेसिस पॉइंट ज्यादा मिलेगा इंटरेस्ट। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। देन स्मॉल फाइनेंस बैंक
और जो MSIs के लिए जो लैंड कर रहे थे, अब तक तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं काउंट हो रहे थे, लेकिन नाउ इट विल बी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। देन क्रेडिट टू MSMEs बोरोवर्स, तो जितना उन्होंने दिया है अगर उसको हम NDTS और बैंक रिड्यूस कर सकते हैं ताकि उनको CRR में कम पैसा रखना पड़े, तो वो भी बैंक्स के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि CRR में जो बैंक्स रखते हैं तो उनसे कुछ अर्निंग नहीं मिलता है बैंक्स को। तो इसीलिए वो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड स्टेप फॉर द बैंक्स to shore up their profitability. Then resolution of stressed accounts, working capital review वो भी दिया है कि दे सकते हैं, and then there's no punitive measures अगर वो KYC पेंडिंग है तो प्रोविजंस के लिए भी प्रायर बोर्ड अप्रूवल कर सकते हैं। तो ये सब जो बहुत ही रिलैक्सेशन दिए हैं RBI ने RBI का जो अनाउंस किया है, ये बहुत ही वेलकम स्टेप्स हैं, बहुत ही टाइमली है। जी बिल्कुल टाइमली और वेलकम स्टेप है। लेकिन एक और बात जिस पर पूरे देश दुनिया की नजर है कि मॉरेटोरियम को लेकर गवर्नर साहब कुछ कहेंगे या फिर कुछ करेंगे, तो मॉरेटोरियम को लेकर आज गवर्नर साहब ने वृंदा जी कुछ कहा नहीं है, क्या थोड़ा और सिचुएशन देखना चाहते हैं? इसे कैसे देख रही हैं आप? हाँ, लेकिन मॉरेटोरियम का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल्स पर नहीं, बैंक्स पर ही उसका इम्पैक्ट है। इसलिए थोड़ा RBI गवर्नर ने उन्होंने कुछ कहा नहीं मॉरेटोरियम के बारे में। ये शायद उन्होंने बैंक्स अभी देखते हैं, मे बी ही अलाउड द बैंक्स टू अनाउंस इट ऑन देयर ओन एक्सटेंड मॉरेटोरियम, जो भी आई डोंट नो, उन्होंने कुछ कहा नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि वो शायद अभी थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे बैंक्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है और आगे कैसे वो करें। ये उन्होंने इसके बारे में कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन लगता है कि कुछ कह सकते हैं, संभावना है। हो सकता है अगली पॉलिसी के वक्त कुछ इस पर और सिचुएशन देखने के बाद क्लैरिटी आए। लेकिन बग्गा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस बात को? एक तो मॉरेटोरियम से रिलेटेड और दूसरा ये कि बाजार के लिहाज से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्या मायने, बाजार को इससे क्या संकेत लेने चाहिए? वो अनिल जी, वही मैं कह रहा हूं, जो फर्स्ट ऑर्डर तो मैंने समझाया, ये 9 जो इन्होंने बड़े ऐलान किए, सेकंड ऑर्डर आपको देखना है ये क्या दर्शा रहा है। जिस तरह पिछले साल RBI शुरू हुआ, फिर निर्मला सीतारमण जी ने फिस्कल स्टेप्स जारी किए, अब सरकार ने खाद्य पदार्थ तो लोगों को देने का फैसला पिछले हफ्ते ही अनाउंस कर दिया था। मुझे अब पूरी उम्मीद है कि जून की पॉलिसी में आप देखेंगे बड़ा मॉरेटोरियम आते हुए। आज जो फ्रेमवर्क 2.0 बताया है, वो 25 करोड़ के SME लोन्स तक के लिए बताया गया है कि उसको आप रिस्ट्रक्चर के लिए ले सकते हैं सितंबर तक। तो एक तरह से उन्होंने खिड़की खोली अनिल जी, और ये दरवाजा खुलेगा जून में। तो सेकंड ऑर्डर मार्केट ये रीड करेगा, थोड़ा अभी टाइम लगेगा, बट जिस तरह मार्केट भागा मैं यही रीड कर रहा था कि मॉरेटोरियम में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी जून की मॉनेटरी पॉलिसी से, क्योंकि तब तक थोड़ा डेटा आ जाएगा और उसमें ये देखा जाएगा। पिछले साल अनिल जी जब पूरा लॉकडाउन था अप्रैल में, तो 30-35% चेक बाउंस होने लग गए थे, लोग मांग रहे थे, और लगभग 3 महीने में ही वो काफी कम हो गया था। और आप बैंक्स के भी रिजल्ट्स देखिए तो प्रोविजंस इतने भारी नहीं लेने पड़े इसके कारण अभी तक। तो RBI के पास ये डेटा है, हम सबसे ज्यादा रियल टाइम डेटा RBI के पास रहता है, वो लगभग 250 इंडिकेटर्स देख रहे होते हैं रोज के। तो बड़ी कंपनियों को तो अभी जरूरत नहीं है, तो वो ये असला अपने जेब में रखेंगे, ये असला यूज होगा जब चाहिए होगा। और मुझे, जैसे मैंने आपके शो में मंडे को भी कहा था अनिल जी, बॉम्बे का फ्लैटन हो गया कर्व, अगले 40 दिन में आप ये कर्व फ्लैटन होते हुए देखेंगे। तो हो सकता है जून की पॉलिसी आते आते ऑलरेडी इन्फेक्शंस का ग्रोथ कम हो गया हो और सिचुएशन बेटर हो। तो मुझे लगता है इन्होंने रिजर्व में रखा है अपना बंदूक, कि बंदूक है मेरे पास, मैं चलाऊंगा अगर जरूरत है। तो मार्केट को इससे भी बहुत सांत्वना मिलेगी। ओके, तो चलिए, जरूरत पड़ेगी तो ये एक्शन भी लिया जाएगा, भगवान न करे जरूरत पड़े और कोरोना से जिस तरह से मुंबई में काबू पाया गया उस तरह से जल्दी से हो जाए देश भर में, तो शायद और राहत की जरूरत ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया बग्गा साहब और वृंदा जी, आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, RBI गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके तमाम उपायों पर अपनी राय देने के लिए, इकोनॉमी और बाजार के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और SPL मिड कैप स्टॉक्स में 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं, सिमी भौमिक और साथ ही संदीप जैन साहब भी। आइए बिगुल के साथ उनका करते स्वागत।
सिमी जी करिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। सिमी जी आप म्यूट पर हैं, जरा अनम्यूट करके बोले। वेरी सॉरी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, मैंने म्यूट कर दिया था। जो भी है, अदानी ट्रांसमिशन मेरा लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। अदानी ट्रांसमिशन मैं सजेस्ट करूंगी लॉन्ग टर्म के लिए खरीद कर पोर्टफोलियो में रखने के लिए। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। 980 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मेरा है 1300 से 1320। होल्डिंग पीरियड होगा 6 महीना से 1 ईयर। ओके, ये है आपके लिए अदानी ट्रांसमिशन में खरीदारी करने की राय। जैन साहब आपकी लॉन्ग टर्म पिक? फॉर्चुनेटली अनिल जी चांस आ गया। आज मुझे बुधवार को अब डर लगने लग गया, जिंक्स्ड हो गया मामला। मुझे लगा आज भी नहीं होगा, बट आपने विशेष ध्यान दिया कि नहीं आज तो करना ही पड़ेगा। सो समय कम है बट मैं जस्ट नाम ही लूंगा। और टेक्सटाइल स्टॉक्स की बात हो रही थी, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है डॉलर इंडस्ट्रीज। ये ऐसा नहीं कि मैंने रेकमेंड नहीं किया, पहले मैंने निचले लेवल्स पे इनफैक्ट जैन साहब के जेम्स में किया था और उसके बाद से 2 क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए और बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स। और आप देखिए इनके प्रोडक्ट्स का पूरा यूज अभी लॉकडाउन में होता है और मुझे लगता है कि बिल्कुल इस लेवल पे भी ये स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव है। बहुत अच्छे नामचीने फंड्स और इन्वेस्टर्स इस पर्टिकुलर कंपनी में एंट्री लिए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस स्टॉक में इस लेवल पे निवेश करें। 290 का टारगेट और स्टॉप लॉस वैसे लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आने वाले दिनों में और भी अच्छा करेगा, सस्ते वैल्यूएशंस पे और जबरदस्त ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। ओके, तो 290 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी डॉलर इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल शेयरों पर फोकस। सिमी जी ने अदानी ट्रांसमिशन खरीदारी करने की राय दी लॉन्ग टर्म के लिहाज से। पोजिशनल बताएं सिमी जी, आज के लिए आपका पोजिशनल पिक? आज के लिए मेरा पोजिशनल पिक होगा साइंट। कल साइंट में एक बड़ा ब्रेकआउट देखा गया था, आज थोड़ा बहुत सुस्ती में स्टॉक थोड़ा सा ऊपरी लेवल से लोअर लेवल्स पर है। पर अनिल जी मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी करके थोड़ा सा टाइम देने के लिए 1 महीने का टाइम फ्रेम है और मैं इसमें 875 तक का मैक्सिमम टारगेट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। पहला टारगेट होगा 825, उसके बाद 845 और फिर 875। ये तीनों टारगेट्स के लिए 1 महीने का होल्डिंग पीरियड है। साइन को करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। 750 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा क्लोजिंग बेसिस पर। तो ये है आपके लिए साइंट पर खरीदारी करने की राय 750 के स्टॉप लॉस के साथ। जैन साहब से लेंगे हम उनकी पोजिशनल पिक भी और उसके बाद हम आपको आरबीआई गवर्नर ने जो ऐलान किया वो भी आपको बताने वाले हैं। पूरे संक्षेप में आपको एक बार सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जैन साहब उससे पहले जल्दी से बताते हैं आपकी पोजिशनल पिक आज के लिए। एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी। और सबसे बढ़िया बात है, मैं इसकी ग्रोथ रेट सेल्स की और प्रॉफिट की देख रहा था, जबरदस्त है। डिविडेंड यील्ड जबरदस्त है, 16-17 के पी मल्टीपल पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 16-17 का है और ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है। और पिछले 3 साल की कैगर सेल्स की है 93.5% और प्रॉफिट की कैगर है 46.6%। सो जबरदस्त कंपनी काम कर रही है और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में है ये कंपनी। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ईपीसी है। सो ओवरऑल 2% का डिविडेंड यील्ड देने वाली कंपनी और एक बार करेक्शन हो चुका है 328 के लेवल से 290-92 के लेवल्स पे है। और इस स्टॉक को भी मैंने पहले रेकमेंड किया हुआ है और बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। जबरदस्त क्वार्टरली रिजल्ट्स दे रहे हैं। दिसंबर 2020 का रिजल्ट जबरदस्त था, 32 करोड़ के पैट के सामने 2019 में 57 करोड़ का पैट और सितंबर 20 तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा था इनका। सो ओवरऑल उसमें कुछ एक अदर इनकम का भी एलिमेंट था। बट यस, मुझे लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए और अच्छे खासे फंड्स का भी इसमें डीआईआईज ने स्टेक बढ़ाया। मार्च 2021 वाले क्वार्टर में 30-31% के लगभग डीआईआईज का स्टेक है। सो ओवरऑल 340-360 का टारगेट, 280 का स्टॉप लॉस। तो ये है आपके लिए टेक्नो इलेक्ट्रिक एक और स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने के लिए पोजिशनली आपके लिए इस वक्त जैन साहब की तरफ से दोनों ही एक्सपर्ट की शॉर्ट टर्म पिक बाकी है। लेकिन उससे पहले एक स्पेशल पिक देना चाहते हैं बंसल जी, तो बंसल जी के लिए स्पेशल पिक का भी गुड। बंसल जी बताएं सर कौन सा स्टॉक और क्या है स्पेशल? अनिल जी पहले तो स्पेशल इसलिए क्योंकि इस स्टॉक में ब्रेकआउट की काफी समय से वेट कर रहा था। मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और स्पेशल इसलिए अनिल जी फार्मा इंडस्ट्री से है और एज पर मतलब कि मुझको ऐसा लगता है
कि बेस्ट कंपनी है, मतलब कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉय के नजरिए से काम करने के लिए बेस्ट एटमॉस्फेयर है। स्टॉक है लुपिन, 2017 की नेकलाइन को तोड़ा है, मच अवेटेड ब्रेकआउट है। आज सुबह भी हमारे पैनल पे दिया गया था, बट मच अवेटेड ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और जो मेरे टारगेट्स हैं काफी बड़े हैं। पहला टारगेट है 1300 का और दूसरा टारगेट है 1400 का, इसको मिस नहीं करना चाहिए। लुपिन एक ओवरवेट खरीदारी की राय है, निवेश करें। स्टॉप लॉस के नजरिए से 1097 कैश के लेवल है, 1097 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। लुपिन एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ये बंसल जी उसी तरीके से है क्या जैसा आईसीआईसीआई बैंक में एक बार डायमंड पैटर्न आया था, टाटा स्टील में आपका तगड़ा वाला ब्रेकआउट आया, क्या लुपिन में भी उसी तरह का बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है? अनिल जी बिल्कुल बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। अनिल जी देखिए, आईसीआईसीआई बैंक वाला डायमंड पैटर्न तो वो बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, बड़ी हाई प्रोफाइल एक्सोटिक टूल्स हैं, वो हमारे कुणाल जी समझते हैं। सिंपल सा अनिल जी है, जो भी जानना देखना चाहता है इसका एक वीकली चार्ट ड्रॉ करो। काफी समय से चला नहीं है। राकेश झुंझुनवाला जी 72 लाख शेयर होल्ड करते हैं, काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है और अब ये एक बड़ी तेजी दिखाएगा। बड़ी वाली नेकलाइन टूटी है, बट एक आग्रह है, कई लोग ये सोचते हैं अनिल जी जब ब्रेकआउट बोलते हैं कि अभी के अभी, जब तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ तब तक ऑल इज वेल। स्टॉक ऊपर नीचे होकर चलता है। बड़े वाला ब्रेकआउट है लुपिन के अंदर। ओके, तो बड़े वाला ब्रेकआउट, बड़े स्टॉक्स में बड़े ब्रेकआउट आते दिख रहे हैं और फिर उसके बाद स्टॉक्स में अच्छे खासे तेजी के लेवल्स बनते हैं, तो लुपिन आप यहां पर खरीदारी करके चलें। आइए शॉर्ट टर्म पिक्स बाकी है, सिमी जी की भी और जैन साहब की भी। उससे पहले जल्दी से आरबीआई गवर्नर ने आज जो ऐलान किए उसे समअप कर दिया जाए। क्या क्या खास बड़ी बातें कही है, एकदम बुलेट पॉइंट के तौर पर बताने के लिए तैयार है हमारे संवाददाता अनुराग शाह। अनुराग बताइए, आरबीआई गवर्नर साहब को आपने पूरा सुना, बताइए क्या खास बातें, पॉइंटर्स क्या है? देखिए, लिक्विडिटी से जुड़ी हुई बातें, इसके अलावा जो ऑन टैप लोन दिया जाएगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जो तमाम कंपनियां हैं, इसके अलावा जो आम लोगों के लिए काफी बड़ी एक राहत दी गई है। ऐलान किया गया है कि अगर जो आपका बैंक अकाउंट है और उसकी केवाईसी नहीं है, तो अभी हमने देखा था कई सारे ऐसे मामले आए थे जहां पर अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था, तो आम लोगों को राहत दी गई है कि 31 मार्च 2021 तक 31 दिसंबर 2021 तक किसी भी तरह का जो आपका खाता है वो फ्रीज नहीं किया जाएगा। और क्योंकि केवाईसी कराने के लिए भी अब आपको वीडियो केवाईसी की इजाजत दे दी गई है, तो ये आम लोगों के लिए काफी राहत की खबर है। क्योंकि अभी कई सारे ऐसे मामले सामने आए थे जहां पर हमने देखा था कि लोग पैसा निकालने जा रहे थे लेकिन जो उनका बैंक अकाउंट था वही पूरी तरह से फ्रीज था। इसके अलावा जो 10,000 करोड़ तक के जो SLTRO है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के जरिए लिए जा सकते हैं, तो ये भी काफी बड़ा ऐलान है। तो इसके साथ साथ आरबीआई गवर्नर ने यही कहा है कि और भी हम नजर बनाए हुए हैं और आगे चल के किस तरह की परिस्थिति होती है उस पर और ऐलान किए जाएंगे। तो ये है बड़े ऐलान आज के लिए आपके सामने आते हुए। आइए अब वक्त है शॉर्ट टर्म पिक्स का। सिमी जी बताइए आज की आपकी शॉर्ट टर्म पिक। अनिल जी, आज के लिए मेरा शॉर्ट टर्म पिक होगा सेंचुरी प्लाईवुड। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी यहाँ से चलेगा, 355 का स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट 400 से 410 का होगा। 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में ये टारगेट्स पहुंच जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो मेरा शॉर्ट टर्म पिक सेंचुरी प्लाई। ओके, सेंचुरी प्लाई शॉर्ट टर्म के लिहाज से खरीदारी करें। और शायद सेंचुरी प्लाई ये कल राजेश पालिया जी की लिस्ट में भी थे और आज आपकी लिस्ट में भी आते हुए दिखे। कल या परसों उन्होंने सी वाले तीनों ही स्टॉक्स दिए थे, आज आपकी लिस्ट में भी आते दिखे। जैन साहब आपकी शॉर्ट टर्म पिक? बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म पिक में एकदम शॉर्ट प्राइस वाली कंपनी है खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। एक जबरदस्त कंपनी है और छोटी कंपनी है, 225-30 करोड़ की कंपनी है, बट बहुत एज ओल्ड कंपनी और एसएसपी बनाती है फर्टिलाइजर्स और एनपीके फर्टिलाइजर्स और ऑयल सीड्स में भी है, सोयाबीन, और वहां पे आग लगी हुई है एडिबल ऑयल्स और डी ऑयल केक्स में, सब में। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया लेवल्स पे है शॉर्ट टर्म के लिए। 22 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, 28-30 रुपए का टारगेट, और पिछले कुछ दिनों में जो रिजल्ट्स थे बहुत बेहतरीन थे सेल्स और प्रॉफिट के। सो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया प्राइस है, अच्छा करेक्टेड लेवल्स है, बिल्कुल लेना चाहिए। यहाँ से ऊपर के लेवल से 30 रुपए 31 रुपए दिखाया हुआ है, उसके सामने अभी 23-24 रुपए के लगभग है। सो गुड प्राइस, गुड बेट, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो।
ओके, तो ये है आपके लिए खेतान केमिकल्स, यहां पर खरीदारी करने की राय 28 रुपए और 30 रुपए के टारगेट के लिए। डॉक्टर लाल लैब पैथ लैब, इनके मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में है, उनसे भी हम बात करेंगे। जो कुछ आरबीआई की तरफ से आज ऐलान किए गए 50,000 करोड़ का जो इमरजेंसी मेडिकल सिक्योरिटी के लिए जो लोन देने की बात कही है, वो क्या कुछ है, तो उस पर भी हम आगे आपके सामने रखेंगे। आइए तब तक आप सभी से विदा लेने का वक्त है, शो खत्म करने का समय है। जैन साहब, सिमी जी, बंसल जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। वागले साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शो का समापन हर रोज की तरह देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे। आप सबसे निवेदन है, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, एक साथ सब मिलकर हम कहेंगे जय हिंद।